चलो देखो, इधर देखो सब लोग, शुरू करते हैं। पढ़ा चुके थे, 2 मिनट के लिए एक बार सुना दे फटाफट, कि बहुत जल्दी जल्दी। कल हमने तुमसे कहा था ये तो है चचा जान, ग्रेगर जान। अच्छा, चचा जानी ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। पकड़े लिए मटर का पौधा हाथ में, बाकी चीजों के चक्कर में ना पड़ना, बाद की बात है। कल तुमसे कहा था कि सबसे पहली जेनेटिक्स की उपज यही सुई, लाइफ बिगेट्स लाइफ। मतलब था कि प्रत्येक जीव अपनी जैसी संतानों को जन्म देता है। प्रत्येक जीव अपनी जैसी संतानों को जन्म देता है ना। एग्जाम्पल बताते, हाथी के बच्चे, हाथी से क्या पैदा हुआ? हाथी का बच्चा। आम के पौधे से क्या पैदा हुआ? आम। लेकिन तुम्हें यह भी बताया था कि दुनिया में कोई भी जीव 100% एक दूसरे की फोटोकॉपी नहीं होती। कुछ एक आध अपवाद हैं, जैसे टनटना टन टन टनकारा, अर्थात आइडेंटिकल ट्विंस, जुड़वा भाइयों को छोड़ दिया जाए, या हमारे ही क्लोन बनाया जाए उसको छोड़ दिया जाए, वरना कोई भी 2 जीव एक समान नहीं होते। चाहे एक मम्मी पापा के 6 औलादे क्यों ना हो, वो फोटोकॉपी नहीं होती। तो फिर ऐसा क्यों होता है? तो हमने कहा था किसी भी जीव में कैरेक्टर 3 प्रकार होते हैं। कैरेक्टर ऑफ स्पीसीज, मानव जाति के लक्षण। कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी के लक्षण। और कुछ ऐसे लक्षण होते हैं ना मानव जाति के थे, ना दादा दादी नाना नानी थे, उनको वेरिएशंस कहते थे। हाँ, चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये कैरेक्टर का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही कहलाता था इनहेरिटेंस, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। और यही इस बायोलॉजी की ब्रांच का मुख्य आधार, बेसिस ऑफ हेरिडिटी कौन है? इनहेरिटेंस के लक्षण जाते कैसे। चाहो तो यूं ही जान लो, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते थे? ग्रेगर जॉन मेंडल को। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स मत पढ़ो, अब नहीं पूछा जाएगा, वेटसन को। और एक्सपेरिमेंट करके चीजों को प्रूव करने की कोशिश की। ये नीट में सवाल आया था, ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किसने किया था कि कैरेक्टर कैसे जाते हैं? मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने ना। कल हमने कहा था सबसे चर्चित नाम तो फादर ऑफ जेनेटिक्स का ही था, इन्हीं का था। इसलिए हमने पढ़ाने की सुविधा के लिए जेनेटिक्स को 3 भागों में बांटा। 1856 से लेकर 1863 तक यहां तो मेंडल थे। तो देखें इससे पहले लोग क्या सोचते थे और इसके बाद लोग क्या सोचते थे। प्री मेंडलियन कॉन्सेप्ट, पोस्ट मेंडलियन कॉन्सेप्ट, और स्वयं मेंडल कहा था ऐसा नहीं कि कैरेक्टर माँ बाप के बच्चों में कैसे जाते और फिर बच्चों में वेरिएशन क्यों आ जाती है। ऐसे नहीं, हमारे पूर्वजों को कुछ भी एहसास नहीं। हमारे पूर्वजों को एहसास था कि माँ बाप दोनों के लक्षण संतान में आते रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप, और इसी रिप्रोडक्शन में कुछ ऐसा होता है जो बच्चों में थोड़ा अंतर भी आ जाते हैं, वेरिएशन भी आ जाते हैं। तो मम्मी पापा दोनों के लक्षण लाने के लिए वो क्या करते थे? जंगलों में ढूंढते थे, अच्छी अच्छी नस्ल के सांड ढूंढते थे, अच्छी अच्छी नस्ल की गाय ढूंढते थे, आपस में क्रॉस करा के इंप्रूव्ड वैरायटी की नस्ल पैदा कर देते थे। पंजाब की कौन सी गाय बताई? ऐसे ही बनाई थी ना। खैर बात आती जाती रही, 1856 आई और फादर मदर आए, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। हमने तुमसे कहा इन्होंने काम किया था किस पे? मटर पे। अब जल्दी जल्दी सुना दे, कल बहुत ज्यादा स्लो हो गया। मटर में इन्होंने कितने लक्षणों की, कंट्रास्ट लक्षणों की, विरोधी लक्षणों की लिस्ट बनाई थी? 7। प्लांट हाइट में हम पूछे कि ज्यादातर मटर के पौधे कैसे होते? लंबे होते हैं। टालनेस डोमिनेंट कैरेक्टर था और बौना रह जाना रिसेसिव। समाज में जो लक्षण कहा था ज्यादातर लोगों में होता है वो डोमिनेंट लक्षण कहलाता है। जैसे मान लो तुम इटावा से लेके घर खटखटाया, कोई भाई साहब निकले, तुमने पूछ दिया भाई साहब आपकी जात क्या है? तो जात नहीं रहे, पहले मुर्गा बनाकर बेवकूफ खड़े खाओ ये पूछो। यादवों के गढ़ में खड़े तो और ऊपर से पूछते तुम्हारी जात क्या है? तो तुम्हें मुर्गा बनाएगा कि तुम जात बताएगा? मुर्गा बना के दोबारा मत पूछना, यहाँ सब यादव ही है। हमारे काय में नहीं पूछ जाओगे, मुंडी पानी में डुबाएंगे, जात नहीं बताएंगे, वहां सब गंगवार ही है। समझते ना? तो मेरी बात सुनो। मेंडल ने 7 कैरेक्टर फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं। नंबर 1 प्लांट हाइट, 2 मेन थे, डोमिनेंट, टाल और ड्वार्फ। साथ होता है फूल का रंग। डोमिनेंट कौन सा था? कलर होना, और कलरलेस दो व्हाइट कलरलेस ही रिसेसिव होता था। इसी तरह हमने कहा था फूल लगा कहां पे? एक्सियल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन, और साथ साथ हमने कहा फली दिखने में कैसी है? ग्रीन और येलो। साथ साथ बताया था कंच है कि पिचकिंदी है, और इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, और सीड की शेप, और ये हम सबको बताते हैं। इस तरह से मेंडल ने कितने कैरेक्टर पढ़े थे? 7। अध्ययन करने के लिए टोटल 1 2 3 4 कितनी वैरायटी ली होंगी? 14। सारे लक्षण तुम समझ चुके हो, कल बता चुके थे कि क्या क्या किया था। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट में इतनी बातें करते थे
14 वैरायटी सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले ये करते थे हाइब्रिडाइजेशन करते थे, जिससे बच्चों की पहली नस्ल अर्थात F1 जनरेशन तैयार हो। फिर F1 से F2 पैदा करने के लिए ये क्रॉस नहीं कराते थे, सेल्फिंग कराते थे। क्या कराते थे? और F2 से F3 या F3 से F4 पैदा करने के लिए भी सेल्फिंग ही कराते थे। कल बता चुके। तो अंत में करते थे क्या? टेस्ट करके दिखा चुके, केवल सुना रहे हैं, इससे थोड़ा स्पीड हो जाए, कल की बोरियत खत्म हो जाए। फिर हमने तुमसे कहा था ये चला रहे कैंची, क्या कर रहे हैं? पुल्लिंग काट घटा रहे हैं, बदिया करल कर रहे हैं, पुरुष नसबंदी। याद आया? मस्कुलिन जेंडर काट के हटा रहे, ई माने होता हटाना, रिमूवल, ई मस्कुलेशन करते थे। और फिर तुम सारी कहानी पता है, आगे बढ़ते ये सबको पता था। चलो एक एक करके सारा केस पढ़ते। पहली बार जब उन्होंने प्लांट हाइट को लेके क्रॉस किया था तो F1 में सब कैसे आए थे? आल टाल। F2 में कैसे आए थे? 3 टाल तो 1 द्वार। अनुपात क्या है? रंग रूप साइज का अनुपात क्या है? 3:1। फिजिक का अनुपात क्या है? 3:1। इसी फिजिक को ही कहते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। अनुपात है तो रेशियो कहेंगे, नहीं तो फिनोटाइप कहेंगे। फिनोटाइप 2 होते थे F2 में, या तो टाल या तो द्वार, लंबे पौधे या पौने पौधे। तो फिनोटाइप है 2, अनुपात है 3, और 1 का 3/4 1/4 का ना। ये ऐसे भी बताया था कि कुछ F3 या F4 में 3:1 का रेशियो देते थे, कुछ केवल ड्वार्फ देते थे, कुछ केवल टाल देते थे। तुम भी जानते हो केवल टाल वो देंगे जो कैपिटल टी की वजह से होते होंगे। 3:1 का रेशियो वो देंगे जो शायद कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से होंगे, और जो स्मॉल टी की वजह से होते थे वो हमेशा ड्वार्फ ही पौधा होता है ना। ये देखते थे। ऐसा क्यों होता था? एक्सपेरिमेंटली इन्होंने साबित करने की कोशिश की। साबित की तो तुम समझ के तीसरी लाइन पे पहुंचे थे कि प्रत्येक कैरेक्टर के लिए कितने फैक्टर होते हैं? 2। तो इस तरह से तुम्हें पता है F1 में आल टाल आते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप आता था। F2 में पहला पौधा कैसा आता था? कैपिटल टी, दूसरा तीसरा कैसा आता था? कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा चौथा कैसा आता था? स्मॉल टी। पहले 3 होते थे फिजिक के अनुसार टाल, आखिरी होता ड्वार्फ। मेंडल समझ गए जो हम सोचते हैं वो सत्य है। कुछ हमने क्वेश्चन नहीं बताए थे, ये पूछे जाते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्लास में नंबर कितने प्रकार के गैमेट्स बन रहे हैं? तो कहोगे 2 ही प्रकार के, कुछ बनते हैं कैपिटल टी, कुछ वाले स्मॉल टी। F2 में टोटल बच्चे कितने बनते हैं? 4 बताया था। उनका फिजिक का टाइप क्या है? तो 3 टाल 1 ही है, यानी कि 3 एक समान, दूसरा एक समान, तो 2 फिनोटाइप टाइप है 2 टाल या ड्वार्फ। फिनोटाइपिक रेशियो क्या? 3:1। जीनोटाइप क्या है? 3, पहला दोनों कैपिटल वाला, दूसरा तीसरा कैपिटल स्मॉल और आवश्यकता था ना। तो इस तरह से कहानी तुम्हें हम कल बता चुके थे। फिर उन्होंने 2 जीन का इनहेरिटेंस करके देखा। बस एक बार ऐसी जल्दी क्या क्या? एक ऐसा पौधा लिया जिसके सीड में गोल मटोल था, मतलब सीड की शेप थी, राउंडनेस थी, और अंदर येलो कलर भी था। भले यहां हमने ब्लैक बना दिया तो क्या हुआ? उसका ऐसे पौधे से क्रॉस करा जिसकी सीड, समझ गए? सीड जो है उसमें शेप नहीं आई, वो गोल मटोल नहीं था, झुर्रीदार था। अब तभी मोटापा नहीं घटाते, हर पल काम आता है पढ़ाने में। और अंदर रंगो नहीं आया। देखो एक दिक्कत है, जेनेटिक्स समझना है तो ग्रीन को तुम रंग कम मत कहो येलो कलर या बिना कलर, क्योंकि ग्रीन अपने आप रंग होता है। तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि क्यों कहते कि इसमें स्मॉल आर है, स्मॉल बाई है, रंग नहीं आया, ये तो हरा दिख रहा है। तो तुम मानो या तो रंग है या रंग अपसे। ठीक। F1 में कैसे आते थे? आल टाल की तरह, आल येलो एंड राउंड। यहां तक तो F2 में क्या आता था? कुछ आने चाहिए थे आल टाल, इनकी आल येलो एंड राउंड। कुछ आने चाहिए सेकेंड पेरेंटल ट्रेट वाले। यहां कुछ नए कॉम्बिनेशन मिले, कुछ ऐसे पौधे मिले जो गोल मटोल थे मगर रंग नहीं था, कुछ ऐसे थे जो झुर्रीदार थे मगर रंग था ना। क्या अनुपात था? 16 में से 9 ऐसे थे, 16 में से 3 ऐसे थे, 16 में से 3 ऐसे थे, 16 में से 1 ऐसा था। हमने कहा था इन चारों बच्चों में से वो कौन से बच्चे हैं जो ना पापा जैसे ना मम्मी जैसे, बीच वाले दोनों, इनमें लक्षणों का नया कॉम्बिनेशन आ गया। शेप है लेकिन कलर नहीं, कलर है तो शेप नहीं। इसलिए इनको कहते हैं न्यू कॉम्बिनेशन, इनको कहते हैं री कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? री माने पुनः, पहली बार पढ़ाए तो विजन, दोबारा पढ़ाए तो रिविजन। री माने पुनः, इनमें कैरेक्टर का नया कॉम्बिनेशन, पुनर्कॉम्बिनेशन। ये असली पापा जैसा, ये असली मम्मी जैसा। तो जब पूछा जाए मेंडल के डाइहाइब्रिड क्लास में F2 जनरेशन में कितने बच्चे पेरेंटल ट्रेट दर्शाते थे, तो कहोगे 10, 9 और +1 ना। कितने न्यू कॉम्बिनेशन? 6।
ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। फटाफट ऐसे सुना दे, कल पढ़ा चुके ना, ये करके देखा था। तो अब नहीं पढ़ाएंगे, पागल हो जाएंगे। फिर तुम ध्यान करो, इसके बाद टेस्ट क्लास की बात बताई। टेस्ट क्लास माने ये नहीं होता कि F1 ऑफस्प्रिंग का रिसेसिव पेरेंट से क्लास। जब F1 ऑफस्प्रिंग कह ही दिया तो हमें परीक्षण किस बात करना, क्योंकि टेस्ट माने होता परीक्षण। तो हमने कहा था कोई भी डोमिनेंट ट्रेट वाला पौधा हो, उसका रिसेसिव प्लांट से जब क्रॉस कराया जाता है तो ये पता चल जाता है कि डोमिनेंट पौधे के अंदर आखिर जीन्स कौन कौन से, जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप का परीक्षण हो जाता है। इसलिए उसको परीक्षण करते हैं, टेस्ट क्लास। समझाने के लिए कहा था ये पौधा मान लो टाल है, 7 फुट का पक्का है, टाल है तो एक तो कैपिटल टी होगा, मगर दूसरा क्या है, डैश बना के छोड़। इसका मान लो किसी द्वार पौधे से क्रॉस कराया, द्वार पौधे के अंदर गारंटी है स्मॉल टी ही होगा। इसके अंदर दूसरी जगह पे क्या है हमें नहीं पता, तो हम इसका क्रॉस कराएंगे, पौधे उगाएंगे। अगर सारे पौधे टाल आए तो हम समझ गए कि एक तो कैपिटल टी था ही, लेकिन अगर सारे पौधे टाल आए तो दूसरी जगह भी टाल ही होगा। क्या होगा? देखो हम तुमसे कहते हैं मेंडल का अगर तुम्हें मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूरा रटा पड़ा तो कुछ करने नहीं। मेंडल के सोचो, आल टाल कब आते थे, जब F1 से पेरेंट से F1 पे आते, याद आ रहा? अगर ये गड़बड़ है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी क्रॉस कराएंगे, ये पौधा तो टाल हो जाएगा, ये पौधा तो टाल हो जाएगा, लेकिन आधे पौधे कैसे हो जाएंगे, द्वार। तो जब आधे लंबे आधे द्वार पाते थे, कल पढ़ाया था, रिजल्ट 50-50% आता था, 1:1 का अनुपात आता था, तो हम समझ जाते थे कि ये अननोन पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से टाल है। और अगर सारे टाल हो जाते तो हम समझ जाते पौधा कैपिटल टी की वजह से टाल है। तो इस तरह से इस डोमिनेंट ट्रेट वाले का जीनोटाइप का परीक्षण कर लेते हैं जब हम किसी रिसेसिव ट्रेट वाले से क्रॉस करते हैं। ये बात हम तुम्हें बता चुके। ऐसे हमने तुम्हें डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी करके दिखाया था। ये एक तरफ हमने बनाई है पॉसिबिलिटी नंबर 1, एक तरफ बनाई है पॉसिबिलिटी नंबर 2। अगर ये डोमिनेंट ट्रेट वाला पौधा यहां दोनों जगह कैपिटल लिख दिया जाए, जैसा कि यहां लिख के दिखाया, तो सारे पौधे, मन में सोचो ना, मन में सोचो। हम तुमसे क्या कहते हैं, मेंडल को ध्यान करो। मेंडल का जब क्रॉस करते थे पेरेंट से, इसको कैपिटल, सारे कैपिटल है, इसमें सारे स्मॉल है, तो मुझे लगता है मेंडल का जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते थे तो लगता है पेरेंट से F1 पे आ रहा है, F1 में सारा रिजल्ट एक समान आता था, आल टाल नहीं आ रहा। या ऐसा लगता था डाई हाइब्रिड की क्रॉस करें तो आल राउंड एंड येलो। तो अगर सारे पौधे एक ही लक्षण दर्शाए तो हम समझ जाते हैं कि होमोजाइगस कंडीशन इधर है। और अगर आधा आधा रिजल्ट दर्शाए 50-50% या 50 का, बल्कि यहाँ चार आएंगे ना बच्चे, कुछ बच्चे नया कॉम्बिनेशन दर्शाएं, कुछ पेरेंटल दर्शाएं, अनुपात कितना है, 1/4 1/4 1/4 1/4, यानी कि बोलो 25% 25%, तो हम समझ जाते हैं कि वो जो कैसा है हेटेरोजाइगस कंडीशन की वजह से। ये सारी बातें कल बता चुके। लास्ट में ये भी कहा था किसी भी हाइब्रिड की कोई भी वैल्यू पूछी जाए, सबसे बढ़िया तरीका है मोनो हाइब्रिड पे पावर n कर देना। ये कल पढ़ा चुके थे, अब नहीं बताएंगे। फिर ये फालतू के कुछ शब्द होते हैं कि होमोजाइगस किसको कहते हैं, ये भी छोड़ो। बात चल रही थी यहां पर कि मेंडल ने जितनी बातें कही थी सब सत्य नहीं थी, कुछ अपवाद भी थे, कुछ उनके मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड अपवाद भी थे और कुछ डाई हाइब्रिड बेस्ड अपवाद थे। इन पे बात चल रही थी, इनको कल पढ़ाया था, डायरेक्ट आ गए यहां। कुछ याद आ रहा, थोड़ा दिख रहा कि छोटा हो रहा, इतना दिखेगा तो कल ध्यान करो, बस पहले इतना सुन लो। पहले कल हमने तुमसे इसको पढ़ा चुके थे, ऐसे ही बता रहे थोड़ा, फिर आगे बढ़ेंगे। कल हमने तुमसे 2 बातें बताई थी कि डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस को समझने के लिए एग्जाम्पल दिया था क्या, कि मान लो कुत्ता काला है, कुतिया सफेद है, बच्चे काले पैदा हुए, अर्थात किसी एक पेरेंटल ट्रेट पे, तो इसका मतलब क्या है कि कुत्ता जात में काला रंग सफेद रंग के ऊपर प्रभावी है, डोमिनेंट। सारे बच्चे अगर काले पैदा हुए तो समझ, कुत्ता काला है, कुतिया सफेद है, बच्चे ग्रे पैदा हुए तो इसका मतलब काला रंग सफेद वाले को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया, पूरी तरह सप्रेस नहीं कर पाया, इनकम्प्लीटली सप्रेस कर पाया, पूरी तरह रंगबाजी नहीं दिखा पाया, काला रंग पूरी तरह डोमिनेंस नहीं दिखा पाया, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कहा था कुत्ता काला, कुतिया सफेद, बच्चे पैची पैदा हुए, कुछ बाल एक पैच पूरे काले वालों का, एक पैच सफेद वालों का, एक पैच काले वालों का, एक पैच सफेद वालों, तो क्या कहोगे, कोडोमिनेंस। यहां तक बात हम कल बता चुके थे। एग्जाम्पल दिया था मिराबिलिस जलापा का, या फिर हमने डॉग फ्लावर का,
या स्टार्च ग्रेन साइज इन टी। क्या किया था कार्ल कोरेंस ने? क्या किया कि देखो एक पौधा लिया जिसमें रेड फ्लावर थे, तो हम तुम्हें कल बता चुके थे, इसका क्रॉस कराया ऐसे पौधे से जिसके मान लो फूल है सफेद। तो क्या देखा था? एप्पल में आल रेड आने चाहिए थे, यहां कुछ और आ रहे। मेंडल के तो एप्पल में आल टाल आते थे, कोई एक ही पेरेंटल ट्रेट अपीयर होता था, यहां पता नहीं कुछ और आ गया। कोई बात नहीं, फिर सेल्फिंग कराई, F2 जनरेशन प्राप्त करने की कोशिश की। लगता है मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह, पहला पौधा कैपिटल टी कैपिटल टी। अरे टी कह दो चाहे आप कह दो, तो सिंबल भी क्या फर्क पड़ता है। दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, चौथा स्मॉल टी स्मॉल टी। बोलो, तो लेटर होते ना वो ट्रेट की स्पेलिंग से ले लिए जाते हैं। डोमिनेंट होता तो कैपिटल लेटर लिख दिया जाता है, रिसेसिव ट्रेट होता तो स्मॉल लेटर लिख दिया जाता है। रेड के लिए कैपिटल आर, व्हाइट के लिए स्मॉल आर। तो यहां होना ये चाहिए था, सब कुछ मेंडलिज्म होता तो इस फूल को पूरी तरह होना चाहिए था लाल, इस फूल को होना चाहिए था लाल, इस फूल को होना चाहिए था लाल, इस फूल को होना चाहिए था कलरलेस। लेकिन यहां ऐसा नहीं, यहां ये वाला कैसा हो रहा था पिंक, ये वाला कैसा हो रहा था पिंक, एक लाल दो पिंक एक, ऐसा लगता है यहां फिनोटिपिक रेशियो आ रहा था ये। और जीन्स का रेशियो देखो तो लगता है ये कैपिटल आर, ये दो हुआ करते थे कैपिटल आर स्मॉल आर, ये होता था स्मॉल आर ऐसा। तो ऐसा कौन सा इनहेरिटेंस है जिसमें फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो दोनों ही 1:2:1 क्या थे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पक्का? यहां तक की बात बता चुके, वो भी कल पढ़ा चुके, तो आगे बढ़ते। एक छोटी सी हेडिंग बची थी ये वाली, व्हाट इज एग्जैक्टली डोमिनेंस। एक्चुअली डोमिनेंस होता क्या, बताएं कि ना बताएं? बोलो 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 बोलो, बताएंगे ना बताएं? कठिन है। एक्चुअली डोमिनेंस है क्या, इसको थोड़ा ही समझाएंगे, ज्यादा नहीं समझाएंगे। देखना, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो डोमिनेंस क्या है। मान लो ये कोई इंसान है, बात को समझो, तमाम गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, ऐसे ठीक। अगर मटर पे ही समझाएं तो ऐसा लगता है ये एक जीन है, ये एक जीन है। इस मटर के पौधे को भगवान ने अभी अभी धरती पे भेजा है। अच्छा, भगवान जब हम लोगों को भेजते हैं तो हमारे सारे इलेक्ट्रॉन टनाटन होते हैं, यानी कि मान लो ये जीन फंक्शनल। असली बात ये होती है कि जीन मैसेंजर आरएनए बनाते हैं और ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम पे जाते हैं। राइबोसोम पे जाने के बाद इनसे बनती है प्रोटीन। अगर ये प्रोटीन कहा जाता है आल प्रोटीन से या आल एंजाइम प्रोटीन। समझाने के लिए हम तुम्हें समझाएं, जैसे मान लो हमारे अंदर, ऐसे समझना, इधर देखो समझो, मान लो हम तुमसे ये कहें कि हमारे अंदर कोई सेल में कोई है, कुछ है, नाम है इसका टायरोसिन। क्या नाम है? और अगर हमारे पास टायरोसिनेज नाम का एंजाइम है तो ये टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड काले रंग में बदल जाएंगे, मिलानिन में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? मिलानिन में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? मिलानिन। पक्का? और हमारे बालों का रंग हो जाएगा काला। तो हमारी बात को समझना, व्हाट इज एग्जैक्टली डोमिनेंस। डोमिनेंस कुछ होता ही नहीं, फिर ये टाल क्यों हो जाता, ड्वार्फ क्यों हो जाता, पिंक फ्लावर रेड फ्लावर क्यों बन जाते, कलरलेस क्यों रह जाते, वो समझाने का। एक्चुअली जब हमको या किसी ऑर्गेनिज्म को भगवान इस पृथ्वी पर भेजते हैं तो सारे जीन टनाटन होते हैं। और तुम्हें पता है हम लोग जब पृथ्वी पर आए थे तो फ्लैट में रहते थे, मकान में रहते थे, जंगलों में घूमते थे। तो ओरिजिनल जीन को, चूंकि इंसानों जंगल में घूमता था, कहां घूमता था, तो भगवान द्वारा बनाए गए ओरिजिनल जीन को हमेशा वाइल्ड जीन कहते हैं। और ये वाइल्ड जीन टनाटन होते हैं, अपना मैसेंजर आरएनए बनाते हैं, वो राइबोसोम पे जाता है, संबंधित प्रोटीन बनती है, और ये प्रोटीन हो सकता है एंजाइम का काम करे, जिसकी वजह से हो सकता है पिगमेंट बन जाए और झमाझम पौधा लाल हो जाए। पक्का? जरा सोच देखना, कोई समझ पाया? अब जरा सोचना, थोड़ी देर के लिए पढ़ाने के लिए कहेंगे, इस प्रोटीन का नाम है दिलीप नाम की प्रोटीन। क्या नाम है? दिलीप नाम की प्रोटीन। और ये दिलीप नाम की प्रोटीन मान लो टायरोसिन को मिलानिन में बदल देती है, किसी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को क्रोमा में पिगमेंट में बदल देती है, जिससे फूलों का रंग मान लो हो गया लाल।
ठीक समझना। अब हुआ क्या कि ये दिलीप, हम मान लो गए पापन की पावर हाउस घूमने, वहां हो रही थी स्पार्किंग, हमारे टेस्टिस पे पड़ गई किरणें, हाई एनर्जी रेडिएशन, हमारी आंखें फूट गई, मतलब जीन खराब हो गया। सोचो ये जीन हो गया खराब, जीन खराब हो गया, मानो बात को समझो, जीन हो गया खराब। अच्छा खोखला बना खराब, तो तीन पॉसिबिलिटी है यहां, एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, पहली पॉसिबिलिटी बताने जा रहे हैं। सोचो जरा कहीं ऐसा हो जाए कि ये जीन में कुछ परिवर्तन हो गया, म्यूटेशन हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, जिसकी वजह से जो प्रोटीन बन के आ रही है वो प्रोटीन हो सकता है ऐसी बन के आए। देखो सब लोग यहीं पर जहां आई होना चाहिए था उसकी जगह मान लो ए हो गया। प्रोटीन कौन सा बन के आई? दिलीप प्रोटीन होती तो रंग बनता, ये कौन सा प्रोटीन बन के आई? दलीप। जैसे कोई बोले दिलीप हाजिर हो, हम आएंगे बायोलॉजी पढ़ाएंगे, दलीप हाजिर हो तो भी हम आएंगे बायोलॉजी पढ़ाएंगे। हम समझ गए बुजुर्ग आदमी है जी, लड़खड़ा गई, हो सकता है हम ही को पुकार रहे, दिलीप दलीप कोई फांसी नहीं लग जाएगी, हम आएंगे बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तो हम तो बताएंगे जब कभी जीन में ऐसा म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से अमीनो एसिड सीक्वेंस कुछ बदल तो जाता है लेकिन इफेक्ट में कोई फर्क नहीं आता। दिलीप हाजिर हो, आएंगे झमाझम बायोलॉजी पढ़ाएंगे, दलीप हाजिर हो तो भी अगर हम आ जाएं और बायोलॉजी पढ़ाएं तो सच्ची बात मुच्ची की बात यह है, यह परिवर्तन हो गया, म्यूटेशन हो गया, लेकिन तुम जान नहीं पाए, महसूस हुआ नहीं हुआ, मामला शांत रहा। ऐसे म्यूटेशन कभी बताएंगे साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फिर जो म्यूटेशन बाद भी मान लो ये कैपिटल आर है, यहां म्यूटेशन हो गया, इसको स्मॉल आर कह दे, बावजूद इसके ये कैपिटल आर की तरह ही बिहेव करे क्योंकि इसकी इफिशियंसी से इक्वल है। अब सोचो कहीं ऐसा हो, अच्छा खासा ही जीन था, इसमें कुछ परिवर्तन हो गया, म्यूटेशन हो गया, जिससे जो दिलीप नाम की प्रोटीन बन के आनी चाहिए, अभी बताएंगे एक एग्जाम्पल से, वो मान लो अब दिलीप की बजाय ऐसी आने लगी, उसमें यहां पे परिवर्तन हो गया, दिलीप की बजाय मान लो लिख दिया के बन गया, दिलीप हाजिर हो थोड़ा सा और मान लो परिवर्तन हो गया, कुलदीप हाजिर हो तो बताओ हम आएंगे क्या? जब हम आएंगे नहीं तो बायोलॉजी पढ़ाएंगे। हो सकता कुलदीप नाम का टीचर है और हो सकता तुमको फिजिक्स पढ़ाए, लेकिन बात को समझो, पूरा सेंस ही चेंज हो गया। ऐसे को हम कहेंगे मिस सेंस म्यूटेशन। क्या कहेंगे? मिस सेंस बदल जाता है। एग्जाम्पल देखिए, असली दिखाई देगा। और मान लो कहीं ऐसा हो जाए कि ऐसा म्यूटेशन हुआ कि जो प्रोटीन बन के आई उसमें सारे अमीनो एसिड बदल गए। और मान लो अमीनो एसिड हो गया CHU पढ़ के बताओ क्या है? चूचू हाजिर हो, ऐसा नाम अपने आप कोई होते ही नहीं। लोग कहेंगे क्या यार नॉनसेंस बात करो, चूचू यहां नहीं होते, ये चाइनीज आइटम, अपने ऐसे नाम नहीं रखे जाते। ना कोई आएगा ना कोई सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ये जीन काम कर रहा है नहीं कर रहा? नहीं काम कर रहा। तो ये जीन काम नहीं करेगा तो इसको रिसेसिव मान लिया जाता है। तो बेचुए इसकी गलती नहीं है, ये डोमिनेंट नहीं हुआ बल्कि ये खराब हो गया। समझ पाए नहीं? समझ पाए नहीं? क्या समझ पाए? क्या समझ पाए? नॉनसेंस म्यूटेशन। म्यूटेशन 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से हैं? बहुत आसान है अगर समझ पाओ, नहीं समझ पाए आखिरी बार समझा। कोई समझ पाए क्या कह रहे हैं? व्हाट इज एग्जैक्टली डोमिनेंस? तो डोमिनेंस कुछ नहीं होती, पड़ोसी ही मर जाता है। नहीं समझ? 2 लड़के थे, दोनों बुलंद गाना सुनाते थे, तुझे देखा तो ये जानना बोलो, पूरी क्लास को गाना सुनाई दे रहा था। जेनेटिक्स चीज ही ऐसी है, स्लो हो ही जाती है। फिर मान लो उसका गला खराब हो जाए तो तुम कहोगे कि ये इंसान ज्यादा तेज गाना सुना रहा, वो मुनर मुनर सुना रहा है, मन में गा रहा है। तो गलती मेरी नहीं, गलती उसकी है, वो बेकार हुआ। हम तो अब उसी आवाज में गाना सुना रहे थे जितनी हमें सुनानी चाहिए थे। तो डोमिनेंट जीन डोमिनेंट हो जाता है कि जो खराब जीन है वो खराब हो जाता है। भगवान सारे जीन्स डोमिनेंट ही बनाते हैं। ऑल द ओरिजिनल जीन डोमिनेंट होते हैं, ऑल द वाइल्ड टाइप जीन डोमिनेंट होते हैं, लेकिन म्यूटेशन के बाद जीन खराब हो जाते हैं, इसलिए वो कमजोर पड़ जाते हैं, रिसेसिव हो जाते हैं। नहीं समझ पाए? असली एग्जाम्पल देख समझाते हैं। देखना बहुत ही सुंदर है, शानदार। मान लो ये हम लोग हैं, देखना कितना सुंदर है। ठीक सुनना, ऐसे हमारे अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र थे, बात को समझना। यहां पर मान लो कोई जीन है, यहां पर कोई जीन है इसी बना,
टनाटन था, ये जीन टनाटन था, बाजू समझ। इस जीन का नाम, ये जीन मैसेंजर आरएनए बनाता था जो राइबोसोम पे जाता था। राइबोसोम के बदले में प्रोटीन बनती थी। इस प्रोटीन की वजह से इस इंसान के अंदर आरबीसी के ऊपर कोई शुगर चिपक जाती। ये एंजाइम एक ऐसी शुगर बनाता था जो आरबीसी के ऊपर चिपक जाती थी। ये वाला जीन भी टनाटन, नतीजा ये भी राइबोसोम पे जाता था, नतीजा यहां प्रोटीन बनती है। ये एंजाइम भी सेम प्रोटीन है, इसलिए ये भी आरबीसी पर एक शुगर बनाता था जो आरबीसी चिपक जाता था। मान लो इस शुगर का नाम है लफड़ा नंबर 1, तो इस इंसान का ब्लड ग्रुप कहलाने लगता था, ब्लड ग्रुप कहलाने लगता था, ब्लड ग्रुप कहलाने लगता था, ब्लड ग्रुप 1 क्या कहलाने लगता था? एक अच्छा बात समझना, मान लो ये इंसान गया पनकी पावर हाउस घूमने या बार बार एक्सरे करवाने जा रहा है, इसको मजा ज्यादा आ रहा है। हाई एनर्जी रेडिएशन से म्यूटेशन होने का डर होता है, इसलिए एक्सरे तुम देखना कभी करवाने जाओ, खड़े बाद हो पाते, पैसों नहीं वसूल होता, तब तक कहते हटो सामने से, हो गया, खटका आ जाती हटा देते ना, क्योंकि एक्सरे उनका नाम है, उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो मसल्स को, सॉफ्ट टिश्यू को भेजती हुई आर पार निकल जाती है। हड्डी को नहीं भेज पाती है मगर सॉफ्ट टिश्यू को भेज देती है, इतनी एनर्जी है इनके पास। और फिल्म पे पड़ती, फिल्म काली पड़ जाती है। तो हम कहना चाहते हैं कि मान लो ये इंसान झमाझम इस ए ब्लड ग्रुप वाला, तो इस जीन को नाम देते क्या? इस जीन का नाम है मान लो IA, इस जीन को भी नाम देते हैं IA। झमाझम भगवान ने ए ब्लड ग्रुप के साथ हम लोग को पैदा किया था। गए पर पावर हाउस घूमने, पड़ गई पावर हाउस की नजर, रेडिएशन, उसने फोड़ दी एक आंख। तो सोचो, मान लो ऐसा हुआ कि इस इंसान के अंदर ये वाला आज भी टनाटन है, गौर से देखना कौन बताएगा। नतीजा ये मैसेंजर आरएनए बना रहा है, राइबोसोम पे जा रहा है, संबंधित प्रोटीन बन रही है। इस प्रोटीन की वजह से आरबीसी पर वैसे ही शुगर बन रही जैसी बननी चाहिए। ब्लड ग्रुप कौन सा होगा फिलहाल सुनो, लेकिन ये वाला आंखें फूट गई, नतीजा इससे मैसेंजर आरएनए नहीं बन पा रहा। अगर बन भी रहा मैसेंजर आरएनए तो वो राइबोसोम पे जाके प्रोटीन नहीं बना पा रहा। नतीजा इसकी वजह से कोई शुगर नहीं बन रही, नतीजा इसकी वजह से आरबीसी के ऊपर कोई शुगर नहीं चिपक पा रही, शून्य बटे सन्नाटा। लेकिन इसकी वजह से तो चिपके ही। इंसान का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? अभी भी ए होगा। कौन सा होगा? ये जीन काम नहीं भी कर रहा है तो ये काम करता रहेगा, इसलिए ये वाली शुगर बनती रहेगी, इसका ब्लड ग्रुप वैसे ही हो जाएगा जैसा इसका। IA हो तो भी ब्लड ग्रुप होगा, IAIO तब भी हो जाएगा। सुनते मान लो ये इंसान था, ईश्वर ने इसको पैदा किया, पृथ्वी पे भेजा, जाओ बेटा मौत करो जाके, और ये कम चला गया पनकी पावर हाउस में। सुनना, अच्छा खासा सब कुछ था, पड़ी नजर, बोलो, और ये आंख तो फूटी ही थी, कम ये भी फूट गई, ये भी जीन खराब हो गया। अच्छे खासे दिलीप जीन थे, अब ये दोनों जीन बन गए चू 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 चू। नतीजा या तो इनका मैसेंजर आरएनए नहीं बन पा रहा, मान लो मैसेंजर आरएनए बन भी गया तो संबंधित राइबोसोम पे प्रोटीन नहीं बन पा रहे। जब नई प्रोटीन बनेगी तो इनकी आरबीसी पर कोई शुगर बन पाएगी नहीं। तो इनका ब्लड ग्रुप कैसा है? शून्य बटे सन्नाटा। ब्लड ग्रुप इनका हो गया शून्य बटे सन्नाटा। शून्य बटे सन्नाटा मतलब ओ। अभी भी नहीं समझ पाए? यहाँ कौन सा म्यूटेशन है? नॉनसेंस। कौन सा है? यहां पर भी कौन सा था? नॉनसेंस। जरा देखें कौन बताएगा। इसको रूप दे तो इसको क्या लिख दे? IO लिख दे क्या? इसको भी, इस जीन को IO लिख दे। I लिखा जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर, ठीक। इसको क्या लिखे? ये वाला कौन सा? ओरिजिनल। कौन सा? IA। ये वाला कैसा हो गया? I शून्य बटे सन्नाटा। पक्का? चलो, ये इंसान असली इंसान था, ईश्वर ने भेजा था पृथ्वी पे, बेटा जाओ मौज करो जाके, और ये करने लगे मौज। चले गए घूमने, कहां? पावर हाउस, पनकी पावर हाउस। अच्छे खासे जीन थे, ओरिजिनल टनाटन जीन थे, मैसेंजर आरएनए बनाते थे, जिसकी वजह से शुगर बनती थी। अब वो शुगर इनकी आरबीसी पर चिपक जाती थी, और जिसकी वजह से इनका ब्लड ग्रुप हो जाता था, ये किसी दूसरे रंग से बना है, और इनका ब्लड ग्रुप हो जाता था इस शुगर की वजह से मान लो A। सुनते रहे ना, टनाटन ओरिजिनल जीन था, ये इधर भी जीन था,
पड़ गई नजर। अब यहां कुछ दिलीप की बजाय स्पेलिंग बदल गई, ऐसा लगता दिलीप की बजाय कुलदीप स्पेलिंग हो गई। क्या बन गई? दिलीप की बजाय कुलदीप। सुनते सुनते सुन, मतलब कुलदीप फंक्शनल बॉडी है, नतीजा क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो होगा ये कि मैसेंजर आरएनए बन के तो आएगा, लेकिन थोड़ा अलग नाइट्रोजन स्पेस वाला। प्रोटीन भी बनेगी, उस प्रोटीन की वजह शुगर भी बनेगी। हो सकता है वो शुगर इस रंग रूप की हो। ये कुछ और लफड़ा था, इसका नाम था लफड़ा नंबर ए। ये दूसरे प्रकार का लफड़ा है, इसका नंबर हो गया लफड़ा नंबर बी। बताओ इस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ए बी। क्या कहलाएगा? ऐसा लगता है यहां पर हम तुम्हें दर्शा रहे कि सेंस ही चेंज हो गया, मिस सेंस म्यूटेशन। यहां पर दर्शा रहे थे नॉन सेंस म्यूटेशन, यहां पर दर्शा रहे थे नॉन सेंस। जितनी रंगबाजी दिलीप की है उतनी रंगबाजी कुलदीप की। कौन किसको पर प्रभावी है, कौन किसको पर डोमिनेंट है? कोई डोमिनेंट, दोनों की बराबर डोमिनेंसी है। जैसे मम्मी पापा हो गए, हमें बराबर रंगबाजी है। जैसे इंजाइम और उनका नॉन प्रोटोनेशियस पार्ट होता है, कोई इंजाइम बराबर रंगबाजी है। को माने साथ साथ, को वर्कर, कोऑर्डिनेटर, कोऑपरेटर। तो यहां कोई किसी पर डोमिनेंट है। जितना रंगबाज इफेक्टिव ये वाला है उतना ही रंगबाज इफेक्टिव ये वाला है। इसको नाम देते इसको IA कह दिया था, इसको नाम देते इसको IB कह दिया। तो तुम क्या समझे? पूरे समाज में गौर से देखो, ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के लिए हमारे अंदर टोटल कितने एलील है? 3। कुछ लोगों में IA, कुछ लोगों में IB, कुछ लोगों में I0। हम तो I0 कहते हैं, हम तो I0 कहते हैं। सुन बेटे सन्नाटा, कुछ है ये नहीं, कोई समझा? तो इस तरह से समाज में मोर देन, मेंडल सोचते थे प्रत्येक कैरेक्टर के लिए 2 फैक्टर होते, 2 एलील होते। यहाँ तो 3 एलील है। तुम्हें नहीं लगता ये मल्टीपल एलिलिज्म का केस है? ब्लड ग्रुप हमारा मल्टीपल एलिलिज्म का केस है। और AB ब्लड ग्रुप होना वो डोमिनेंस का भी केस है। किसका डोमिनेंस है? ये डोमिनेंस का केस है। ये ओरिजिनल जीन है, भगवान का बनाया रंगवाद जीन। ये इस पे नजर है, इसकी आंखें फूट गई, बेकार हो गया। तो ऐसा लगता है IO के ऊपर IA डोमिनेंट। बोलो, सोचो कहीं ये भी फिर से घूमने जाता, फिर घूमने जाता। अब की बार फिर नजर पड़ी पावर हाउस की, और कहीं ऐसा हो जाता, सोचो कहीं ऐसा हो जाता कि चलो ये वाला तो कुलदीप ही रहा, लेकिन ये वाला फूट गया, ये वाला तो फूट ही गया। इसका नाम क्या दें? IB। इसका नाम क्या दें? IO। ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ये टनाटन जीन है तो बेकार हो गया। समझ आएगा, प्रोटीन बनाएगा, शुगर बनेगी, शुगर हो सकता है वो इस टाइप की जुड़े। तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? B। तो इस तरह से बात सुनो, समाज में मेंडल सोचते थे कि प्रत्येक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए 2 ही एलील होते हैं, जबकि यहाँ पर 3 एलील होते हैं। ह्यूमन का जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है उसमें 3 एलील होते हैं, IA, IB और IA। और तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जीनोटाइप पॉसिबल है? तो हम तुमसे कहा करते हैं कि जब 2 से ज्यादा एलील हो तो ये फार्मूला अपना लेना, नंबर ऑफ जीनोटाइप बराबर होता है N/2 × N+1। टोटल कितने एलील हैं? 3/2 गुणे 3 + 1, टोटल कितना हो गया? 3/2 गुणे 4 कर दिया तो कितना आएगा? 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन तुमसे बने तो इसका मतलब सही है। और हम लोग जानते हैं कि किसी का A ब्लड ग्रुप हो तो इसके अंदर IA हो सकता है या फिर IA और I शून्य हो सकता है। किसी का ब्लड ग्रुप था तो I पढ़ाने लगे, फिर से पढ़ाएंगे नहीं। तो तुम समझ गए कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं। तो या तो तुम कहो कि IA हो सकता है या I हो सकता है। क्या ये हो सकता है? अरे तेरी कहां जा रहा है, वो उल्टा चल रहा है। तो हमने तुमसे बोला बच्चा A ब्लड ग्रुप वाले का जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है? IA और I। B वाले क्या क्या हो सकता है? IB या फिर IB/IO। AB वाले क्या हो सकता है? IA और IB दोनों ही होने पड़ेंगे, तभी दोनों प्रकार की शुगर बन पाएगी। और RBC पे कोई शुगर नहीं चिपकी, इसका मतलब क्या होगा? सोल्यूटेशन का IO। पक्का सवाल तुमसे ऐसे पूछा जाएगा कि 2 पेरेंट्स हैं, मान लो मम्मी का ब्लड ग्रुप ये है
ए है। मान लो पापा का ब्लड ग्रुप बी है, अर्थात ये है। बताओ जो बच्चे पैदा होंगे वो किस ब्लड ग्रुप के संभावित हैं, किस ब्लड ग्रुप के। तो हम तुम्हें बताएं, कभी तुम IA लेके मत शुरू करना, IB लेके मत शुरू करना, क्योंकि जेनेटिक्स पॉसिबिलिटी का गेम। इसमें अगर ये जीनोटाइप लेके क्रॉस कराओगे तो बच्चे दो ही ब्लड ग्रुप वाले बनेंगे। कौन कौन से? बल्कि सारे बच्चे एक ही ब्लड ग्रुप के बनेंगे। कौन से? AB ब्लड ग्रुप के। इधर से A आएगा, इधर से B आएगा, सारे बच्चे AB बनेंगे। इसलिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वाला जीनोटाइप लिखा करना। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वाला जीनोटाइप लिखने के लिए हमने तुमसे बोला कि B में और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? शून्य होना। A में भी दूसरी क्या है? शून्य होना। इससे करोगे तो चारों ब्लड ग्रुप आ जाएंगे। जैसे ये मिला IA IB, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? अच्छा, ये इससे मिला तो IAIO, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A। अगर ये इससे मिला, अगर ये वाला इससे मिला तो IOIB, इसकी वजह से कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? और ये इससे मिला तो IOIO। पक्का समझ गए? ऐसे भी सवाल पूछा जाता है। पुराने जमाने में तो ऐसे भी पूछा जाता था कि ये एक लड़का है। क्या है? अच्छा, एक बच्चा है, अस्पताल में मिला है, गुम हो गया। दो दो जोड़ी लोग कह रहे हैं ये बच्चा मेरा है, ये बेटा मेरा है। कौन सही कौन झूठ है? तो बोले ये जो कपल नंबर 1 है, जोड़ी नंबर 1, ये जोड़ी नंबर 2 है, मान लो ये भी हस्बैंड वाइफ, ये कह रहे बच्चा मेरा, ये कह रहा मेरा। पता चला अध्ययन से कि इनमें इस बच्चे का ब्लड ग्रुप है, इस बच्चे का ब्लड ग्रुप है मान लो AB। क्या है? और इसमें AB, बोले इनके पापा का ब्लड ग्रुप है A, तो मम्मी का ब्लड ग्रुप कौन सा नहीं हो सकता है? कौन सा नहीं हो सकता है? मम्मी ब्लड ग्रुप O हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि O करने के लिए I शून्य करना पड़ेगा। माना फादर में I शून्य कर भी दे तो हम बच्चे के A के लिए चलो पापा से इधर से आ गए, B कहां से लाओ? नहीं मिलेगा ना। तो मम्मी का O हो सकता है नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। इस तरह से हम तुम्हें कल बताते थे, एक बार चलते चलते बताना कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? डॉग फ्लावर। दूसरा नाम क्या था? स्नैपड्रैगन। तीसरा नाम क्या था? एंट्रियनम मेजर्स। रेड फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, कौन सा फ्लावर? पिंक फ्लावर। F2 में रेशियो 1:1। अच्छा, ये तो हमारा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, पूरे समाज में ब्लड ग्रुप डिसाइड करने कितने एलील हैं? 3। 2 से ज्यादा के लिए पॉली या मल्टी शब्द बोला जाता है। मेरा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम मल्टीपल एलिज्म का फिनोमिना है। अच्छा बताओ, IO एलील के ऊपर A एलील डोमिनेंट है कि B एलील डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? ये रंगबाज है, इसलिए B ब्लड ग्रुप बनता है, इसका समझ। और IA तो हमने तुमसे कहा कि इसको अगर ऐसे लिख दिया जाए तो सारा खेल समझ में आ जाता है कि IA की जितनी औकात है IB की भी उतनी औकात है, अर्थात दोनों एलील आपस में को डोमिनेंस दर्शाते हैं। लेकिन IO चूंकि वो जीन डोमिनेंट नहीं, खराब हो गया, तो उसके ऊपर रंगबाजी तो B भी दिखा लेता है, उसके ऊपर रंगबाजी A भी दिखा लेता है। पक्का? तो इस तरह से हम तुम्हें कल बता चुके थे, ज्यादा समय खराब आज नहीं करेंगे। एक छोटी सी हेडिंग है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मेंडल कहते थे प्रत्येक कैरेक्टर का एक जीन होता है, अलग अलग कैरेक्टर के अलग अलग जीन होते हैं, आपस में कोई लेना देना नहीं। आज हम तुम्हें दिखाएंगे एक कैरेक्टर का एक जीन की बात छोड़ो, एक कैरेक्टर के लिए बहुत सारे जीन हो सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन हाइट, बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर। कितने जीन मिलकर कंट्रोल करते हैं? 3-3। कितने जीन? 3-3 जीन मिलकर कंट्रोल करते हैं। अब इसको हम तुम्हें थोड़ा समझाएंगे, नहीं तो पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं होता, इसी बढ़ जाएंगे। हटाए इसको, बढ़ा देंगे, बढ़ा दें। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्यों कहा जाता है क्वांटिटेटिव? क्योंकि यहां एक जीन, एक कैरेक्टर को कई जीन मिलकर कंट्रोल करते हैं। तो कैरेक्टर की सीवियरिटी कितनी है डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने। नहीं समझ पाए तो एक थोड़ा समझाए। मान लो ये कोई इंसान है,
बहुत थोड़ा समझो। ऐसे 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं मान लो उसमें क्रोमोसोम्स। मेरा मतलब समझना, ये मान लो टनाटन एलील है, ये भी टनाटन एलील, ये भी टनाटन एलील है और ये भी टनाटन एलील है, ये भी टनाटन एलील है और ये भी। ये 3 अलग अलग जीन है, सब बढ़िया है ना, सब फंक्शनल है। मतलब ये भी, तो इसकी वजह से मैसेंजर आरएनए बनेगा, राइबोसोम पे जाएगा, प्रोटीन बनेगी और वो प्रोटीन एंजाइम की तरह बिहेव करेगी। हो सकता है टायरोसिन को काले रंग तथा मेलानिन बदल दे। ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये भी। तो इसमें टोटल कितने किलोग्राम, समझाने के लिए घटिया एग्जाम्पल ले रहे हैं। ऐसा लगता है इसके शरीर में 6 किलोग्राम मेलानिन बनेगा, घटिया एग्जाम्पल। तो ये काला होगा कि सुर्ख काला होगा? बहुत है काला, 6 किलो काला होगा। बात तो समझो। अब थोड़ा महसूस करो, नजर पड़ी इस पे किसकी? किसी दुश्मन की। किसकी नजर पड़ी? और मान लो ये वाला एलील हो गया खराब, ये वाला एलील हो गया खोखा, काम नहीं कर रहा है, तो बताओ इसमें कितने किलोग्राम मेलानिन बनेगा? 5। तो पहले वाले की तुलना में ये ज्यादा काला होगा कि कम काला? 1 किलो कम काला होगा। सोचो, मान लो इसका ये वाला एलील हो गया खराब, अब बताओ कितने किलो बनेगा? 4 किलो बनेगा। चलो अच्छा, इसका ये वाला हो गया खराब, कितने बने? 3 किलो बनेगा। अच्छा मान लो चलो इसका ये वाला भी एलील हो गया खराब, कितने किलो? 2 ही किलो। अगर मान लो इसका ये भी हो गया खराब एलील, तो कितना? हमारा पर खराब है, नहीं हो रहा। अरे जड़ीला है। हाँ मच्छर है, हाँ अगर कुछ मच्छर बढ़ जाए तो भी काम नहीं करेंगे। तो ये भी खराब। अच्छा तो ये भी खराब, ये भी खराब, बताओ इसमें कितना मेलानिन बनेगा? जी, तो क्या समझे? इस तरह से 3 जीन मिलकर हमारे स्किन कलर को कंट्रोल करते, इसलिए स्किन कलर में बहुत वेरिएशन होता है। कोई भी 2 इंसानों की स्किन कलर लगभग एक जगह नहीं मिलता। जैसे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस करते, वैसे अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस किया होता तो हम तुम्हें बताते कि टोटल इतने बच्चे बनते। टेंशन मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, लेकिन गौर से देखो, इसमें 6 के 6 कैपिटल लेटर है, मतलब फंक्शनल एलील। इसमें कितने किलो मेलानिन बनेगा? 6 किलो। इसमें सब खराब है, सब खराब। कितने बनेगा? बिल्कुल है। तो इनमें इन 64 बच्चों में से सबसे ज्यादा करिया कौन सा होगा? पहला वाला। दूध का धुला कौन सा होगा? आखिरी वाला 64वां। इनमें देख लो, ऐसा लगता है कि इनकी ये पापा जो है बिल्कुल करिया थे, मम्मी जो है दूध धुली थी, पापा मम्मी पेरेंट्स कहलाते हैं। बात को समझो। तो तुमसे ये सवाल पूछा जाएगा, बड़ा तुम्हें लगेगा कठिन पूछा, कुछ और नहीं पूछा। वो सवाल ऐसे पूछेंगे कि स्किन कलर में जब हम क्रॉस कराते हैं, F2 जनरेशन में कितने % बच्चे पेरेंटल ट्रेट दर्शाते हैं? कितने % बच्चे? तो तुम भी जानते हो, चूंकि 64 में, चूंकि मैंने कहा था समझ गए? चूंकि 64 में 2 बच्चे पेरेंटल ट्रेट दर्शाते हैं, इसलिए एक में होता तो 2/64 होता, और इसलिए परसेंटेज निकालने की 100 में पूछे तो 2/64 घोड़े 100, 1 दूना 32, लगभग मामला। तो कितना आएगा? तो तुम समझ गए, इसको हिसाब लगाओगे तो लगभग 5% से कम आंसर आएगा, 3% समथिंग आएगा ना। कोई समझा? इसी बात को थोड़ा सा ग्राफ के रूप में दर्शाया। इसके सारे के सारे काले हैं, बहुत ये बना। 64 में से एक बच्चा ऐसा बना, बहुत है गोरा एक बनेगा ये वाला, बहुत है काला ये वाला, लेकिन सबसे ज्यादा गिनती किसकी बनेगी? ये 20 बनेगी। तो ऐसे याद रखना बस। एक ऐसे ही सवाल था ये, प्लियोट्रॉपी, प्लूरल नंबर मतलब होता है बहुवचन। मेंडल्स कहते थे कि प्रत्येक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अपवाद ये है कि प्रत्येक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं करता है, एक कैरेक्टर को कई जीन भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका पहले एग्जाम्पल दिए पॉलीजेनिक का। फिर दूसरा अपवाद है
कि एक जीन, एक करेक्टर को तो बहुत सारे जीन कंट्रोल कर ही सकते थे, एक जीन कई सारे करेक्टर्स को भी कंट्रोल कर सकता है। बहुरूपिया होता है एक जीन, प्लियोट्रॉपी माने बहुवचन। एग्जाम्पल के लिए हम तुम्हें अब लिख के नहीं बताएंगे, ऐसी जल्दी नहीं बताएंगे। जैसे हम लोगों में मान लो खाना खाते हैं और मेटाबॉलिज्म के दौरान एक अमीनो एसिड बनता है जिसका नाम है फेनिलएलानाइन। अगर तुम टनाटन हो तो तुम्हारे अंदर यहां पर एक मैसेंजर आने बनेगा, वो प्रोटीन बनाएगा। हो सकता है ये प्रोटीन इस एंजाइम की तरह बिहेव करे। फेनिल माल्टोज को पचाना है माल्टेज, सुक्रोज को पचाना है सुक्रेज, फेनिलएलानाइन को पचाना है तो फेनिल हाइड्रोक्सिलेज। अगर तुम्हारे अंदर ये जीन टनाटन है तो फेनिल हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम बनेगा, जिसकी वजह से हम लोग फेनिलएलानाइन को किसी दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर लेते, टायरोसिन में कन्वर्ट कर लेते। अगर तुम्हारे अंदर ये वाला जीन भी टनाटन है जिसका नाम है मान लो टायरोसिनेज बनाने वाला जीन, तो तुम काला रंग भी बना लोगे, नतीजा तुम्हारे बाल और आईब्रो और त्वचा का रंग झमाझम होगा, काला होगा। हाँ, इस तरह से हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म के दौरान बने फेनिलएलानाइन को हम यूटिलाइज करते रहते। मान लो ये बंदा घूमने गया, इसकी ये आंखें फूट गई, ये भी फूट गई, दोनों ही जब जीन खराब हो जाएंगे तो ये वाला एंजाइम बनेगा कि नहीं? नतीजा हमारे शरीर में इसकी मात्रा बढ़ेगी, किसकी? फेनिलएलानाइन। तुम भी जानते हो फेनिलएलानाइन की मात्रा बढ़ती जाएगी, पहले ब्लड में बढ़ेगी, फिर हो सकता है ब्रेन में, सीएसएफ में बढ़ जाए, पसीने में बढ़ जाए, प्रत्येक बॉडी फ्लूइड में बढ़ जाए। किडनी भाई साहब के एक ही काम, आवश्यकता से अधिक चीजों को छान छान कर पेशाब के रास्ते से बाहर निकाला। तो कुछ समय बाद ये फेनिलएलानाइन पेशाब के रास्ते से हमारे बाहर आने लगता है। ग्लूकोज, अब कीटोन बॉडी आ जाए कीटोनूरिया, ग्लूकोज आ जाए ग्लाइकोसूरिया, और फेनिलएलानाइन आ जाए या उसके डेरिवेटिव्स आ जाए फेनिल कीटोनूरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? तो समझो जीन केवल ये खराब हुए, यानी कि एलील तो ये खराब हुए जिसकी वजह से फेनिल कीटोनूरिया होने लगी। लेकिन फेनिल कीटोनूरिया, अगर फेनिलएलानाइन की मात्रा ब्लड में बढ़े तो पेशाब में निकलने लगती है, अगर सीएसएफ में बढ़ जाए तो बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। तो ये एक जीन खराब हुआ तो एक तरफ तो फेनिल कीटोनूरिया हो ही गई, साथ साथ मंद बुद्धि वाले हो जाओगे, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि जीन एक, फंक्शन अनेक। कौन कौन सा फंक्शन? मेजर फंक्शन तो यही था कि फेनिल कीटोनूरिया हो जाएगी, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। और समझो, अगर तुम्हारे अंदर ये एंजाइम नहीं तो टायरोसिन की कमी हो जाएगी, टायरोसिन की कमी हो गई तो काला रंग कहां से लाओगे? तो त्वचा में सफेद चकत्ता पड़ जाएंगे, पर्याप्त काला रंग नहीं होगा, नतीजा ऐसा लगता है स्किन का कलर, बालों का कलर भी खराब होने लग जाए। तो जीन एक खराब हुआ और असर बहुत सारे देखने मिलते। क्या कहोगे इस कहानी को? प्लियोट्रॉपिक जीन। ऐसे जीन को क्या कहोगे? When one gene controls many effect। पक्का? और ह्यूमन हाइट, स्किन कलर, करेक्टर है स्किन कलर, और कंट्रोल कितने करते हैं? तीन जीन। वन करेक्टर कंट्रोल बाय मैनी जीन, हेडिंग का नाम होना चाहिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पक्का? इस तरह से मेंडल हो गए खत्म, इनकी ऐसी की तैसी। पक्का? अब चलते तैसी पे, थोड़ा भाई जल्दी करेंगे क्योंकि कल बहुत देर हो गई थी। ये हम अपने लिए कुछ सजा के रखते चीजें, कैसे समझाएंगे बच्चों को परेशान। बात आई यहां पर, सुनो, मेंडल सारा काम कर चुके थे। बताओ अच्छा, मेंडल ने कितने साल एक्सपेरिमेंट किया था? 1800 से लेकर 1800, टोटल बीच में 7 साल मटर पे काम किया, और 2 साल लग गए इन्होंने जो सोचा उस पे परिकल्पना लिखने में। तो बताते हैं 1865 में मेंडल ने क्या किया, सारा डेटा कलेक्ट करके ब्रून नेचुरल सोसाइटी के सामने अपनी फाइल पेश की कि भाई साहब देखो, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, किसी नतीजे पर पहुंचे। एक्सपेरिमेंट क्या करते थे? इसके पॉलिन उस पर झाड़ते थे, उसके पॉलिन इस पर झाड़ते, लगता है अलग अलग कैरेक्टर का संकरण कराते थे, मिश्रण कराते थे, हाइब्रिडाइजेशन कराते थे। तो जो मेंडल थे, इनका एक्सपेरिमेंट जो किया था उस फाइल पे लिखा गया था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, और इन्होंने वैज्ञानिकों के सामने पेश किया। लेकिन बताते इनकी बातों से कोई सहमत नहीं हुआ। उसके 3 मुख्य कारण थे। पहली बात यह थी, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी दोज डेज। आज की तरह फोन नहीं होते थे कि भाई साहब देख लो, कम करो पंगा यूक्रेन से, नहीं तो वारंट काट देंगे, है कि नहीं?
ऐसा उस समय टेलीफोनिक वार्ता उतनी नहीं हो पाती होगी, पहली बात। दूसरी बात लिखा है कि अकॉर्डिंग टू मेंडल जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस थे, लक्षणों को जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाता था वो स्टेबल होता था, वो डिस्क्रीट होता था। हम तो हमेशा कांच का कंचा बनाते हैं, और कांच का कंचा किसी गमला में पड़ा हो, कांच का कंचा किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पड़ा हो, बड़ी आसानी से ढूंढा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो वैज्ञानिक इसलिए इनकी बात नहीं मानते थे कि जब आप कह रहे हो कि कैरेक्टर्स को जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाता है वो कांच के कंचा समान है, दाल या चावल के समान है, तो बताओ ना है कहां, दिखाओ ना, बताओ ना वो साइटोप्लाज्म है कि न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में है कि वैक्यूल में। आप उसकी प्रेजेंस क्यों नहीं दर्शा पा रहे? क्योंकि जो फिजिकल एंटिटी होती है उनको देखा तौला सुना जा सकता ना, एक बात। दूसरी बात, मेंडल्स अप्रोच यूजिंग मैथमेटिक्स क्या कहते थे कि चांस ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट्स अकरिंग टुगेदर इज द, समझना, बायोलॉजी मैथ लगा रहे हो, अजीब आदमी, बायोलॉजी मैथ लगा रहे हो। अभी हमने तुम्हें ब्लड ग्रुप पढ़ाया था, उसमें कितने प्रकार के बच्चे संभव थे? 4। तुम भी जानते हो हम लोग के जब बच्चे पैदा होते एक बार में 4 पैदा होते, एक है होता। फिर जेनेटिक्स कहती है कि जितने परसेंट समाज में लड़के होने चाहिए उतने परसेंट लड़कियां होनी चाहिए। कई बार हमने ऐसे शादीशुदा कपल देखे जिनके लड़के 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 ही खानदान में पैदा होते, लड़कियां 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 लड़की ही पैदा होती। नियम ये कहता 50% लड़के होने चाहिए, हर इंसान की 50% लड़के होनी चाहिए। तीसरी बात यही कि ये फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाते। समय गुजरता गया, 1865 के बाद 1884 में से खुद टिपक गए क्योंकि इनके किडनी खराब हो गए थे, रीनल फेलियर हो गया। बात आई सन 1900 की, कितनी? इसलिए जो बीच का समय था इसको डार्क एज ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक्स यहां फाइलों में दबी रह गई, किसी ने तवज्जो नहीं। 65 से लेकर तो सन 1900 तक डार्क एज ऑफ जेनेटिक्स कहलाता है। इनकी फाइलें लाइब्रेरी में सजा दी गई होंगी और बेचारे बीच में मर गए। किसी ने फोन करके बधाई तक नहीं दी कि हे भगवान आप इतना अच्छा काम करके गए। परमवीर चक्र की तरह ये मरने के बाद फादर बने। इसके बाद मरने के बाद सुनो, 3 वैज्ञानिक थे जेनेटिक्स पर खोज कर रहे थे। नाम था ह्यूगो डेवी, कहां के रहने वाले थे? हॉलैंड। किस पे काम किया था? ओइनोथेरा लैमार्कियाना नाम के पौधे पर। एक वैज्ञानिक थे कार्ल कोरेंस, किस पे काम किया था? इस पर। और एक वैज्ञानिक थे शेरमैन, इन्होंने किस पे काम किया? अलग अलग डिफरेंट प्लांट। और ये सन 1900 के आसपास अपने अपने देश में रहकर इसी चीज का अलग अलग पौधों पर अध्ययन कर रहे थे कि माँ बाप लक्षण आखिर बच्चों में जाते कैसे। तो जब तुम किसी नए टॉपिक में पढ़ाई करते हो तो तुम्हें हो सकता है बोटेनिकल गार्डन जाना पड़े, लाइब्रेरी जाना पड़े, पुस्तक भवन जाना पड़े। सबसे पहले ये थे कौन? कोरेंस, जो माँ बाप के लक्षण कैसे बच्चों में जाते हैं इस पे किताबें सर्च कर रहे थे। हो सकता है किसी लाइब्रेरी में किताब खींची हो और फाइल टपक पड़ी लगी ना पिक्चर की तरह मेंडल वाली, और इन्होंने जब पलट देखी तो बोले हे भगवान, हम आज सन 1900 में जिस चीज पे माथा पच्ची कर रहे हैं ये बंदा को 65 में ही बता के चला गया। इतना गजब का काम करके गया, इसको तो बाप का दर्जा देना चाहिए। और फिर इन लोगों ने कोशिश करके इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बनवाया और जितनी भी बातें कहे गए थे उनको इन्होंने कानून बनवा दिया, लॉ बनवा दिया। पुरानी किताबें कहती थी मेंडल ने 3 बातें कही थी लेकिन 2 लॉ बन पाई थी, लेकिन एनसीईआरटी कहती लॉ ऑफ डोमिनेंस भी लॉ था। ठीक ना? लॉ ऑफ डोमिनेंस याद आया? तो इस तरह से हम तुमसे कह सकते हैं जेनेटिक्स की दोबारा से खोज हुई कब? सन 1900 में। सन इसी समय की बात हम तुमसे बताते हैं। साइंस में 1900 के बाद बड़ी तरक्की हुई, अच्छी अच्छी माइक्रोस्कोप बनाई गई। तुम्हें पता इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक बना ली गई थी 1900 से लेकर। सेल को रंग करने का, कलर करने का, स्टेन करने की टेक्निक डेवलप हुई। जब सेल को रंग करने लगे और माइक्रोस्कोप पढ़ने लगे तो उसके अंदर के मूवमेंट पे भी ध्यान जाने लगा। सन इतने की बात है, इसी समय की बात है, 1900 के आसपास की बात है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ये सटन एंड बोगरी। क्या नाम था? ये क्या कर रहे थे? स्पर्मेटोजेनेसिस का अध्ययन कर रहे थे कि स्पर्म बनते कैसे। और जब अध्ययन कर रहे होंगे माइक्रोस्कोप से तो इन्होंने क्रोमोसोम का मूवमेंट देखा। क्या देखा इन्होंने? क्रोमोसोम का मूवमेंट। कैसे बताएं? बताएं, इसमें टाइम लग जाएगा, बताएं कि ना बताएं? ना रख देते, टाइम लग जाएगा। कितने लोग हैं बताएं, कितने लोग ना बताएं? अरे भैया मेजॉरिटी चाहती बता, बहुत थोड़ी से चलती टाइम खराब कर ले, क्या करेगा? जेनेटिक्स है देखो, इसमें ही थोड़ा टाइम लगेगा। हम क्या करें, हमें कभी नहीं, इसलिए कोई टीचर जल्दी जेनेटिक्स रिवाइज नहीं कराता।
ये ऐसा टॉपिक है, इसमें फ्लो बनता ही है, कुछ भी करेंगे, जरा पेन चलाएंगे तो देर लग जाएगी, ठीक ना। चलो सुनाते हैं, थोड़ा सुना दे, बताएंगे ना, जल्दी ना देखते, अच्छा देखते देख, बता पाते ही बता, देखते। तुम भी जानते हो कि जब भी किसी सेल में गैमीट बनते, ठीक, सुनना, जैसे मान लो ये हमारे टेस्टिस है, उनके अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पर ये इस पर मदर सेल है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्यों, किसी को सेल साइकिल याद है? थोड़ी बनाए, क्या कहानी थी? जीवन यश जीतू, लेकिन हमने एक फर्जी फेज बताई थी जिसका नाम जी नॉट फेज में क्रोमोसोम होते हैं कि क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क। फिर भी हम पढ़ा, बहुत गंभीरता सुनना बहुत कठिन है, सुन लो तभी मॉर्गन भी समझ में आए। लेकिन हम तुम्हें कहते हैं यहां पर होता तो ऐसे डीएनए का गुत्थम गुत्था जाल, लेकिन हम क्या करते हैं, गुत्थम गुत्था जाल बताने के बजाय समझाने की सुविधा के लिए यहाँ जानबूझ के क्रोमोसोम बना देते हैं। ऐसे समझना, हमारे अंदर यहाँ ऐसे 23 जोड़ी गुणसूत्र है। ये वाला गुणसूत्र पहली जोड़ी का है, मान लो पापा से मिला, और इसी का ये वाला गुणसूत्र, सुन लो बहुत, मॉर्गन मेंडल दोनों समझ लेते हैं। ये वाला गुणसूत्र पहली जोड़ी का है, मम्मी से मिला, एक को कैपिटल टी मान लेना, स्मॉल टी, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। ऐसा लगता है ये वाला एक गुणसूत्र दिख रहा सबको? नहीं दिख रहा? अच्छा देख, थोड़ी देर लगेगी बेटा, लेकिन बहुत ही गजब है, हमको मतलब समझ लो कि घमंड है बताने का। ये है, सुनो, ये मान लो दूसरी जोड़ी का गुणसूत्र है, और ये है मान लो मम्मी साइड से मिला दूसरी जोड़ी का गुणसूत्र। तो समझ पाए, क्रोमोसोम होते नहीं है जी नॉट फेज में, हम समझाने की सुविधा। अब अगर ये सेल गैमीट बनाने जा रहे हैं तो इसको गुजरना पड़ेगा किस फेज से? यस फेज से। आफ्टर यस फेज जब गुजर के जाएगी तो ये जो गुणसूत्र हैं, इनमें जो डीएनए है उसकी मात्रा डबल हो जाएगी। डायरेक्ट हम डायग्राम यहां बना लीजिए, ये जो पापा वाला गुणसूत्र था ना, क्रोमोसोम था, ये अब ऐसा हो जाएगा, एक क्रोमैटिड, एक और क्रोमैटिड, एक और क्रोमैटिड, एक और क्रोमैटिड, अंग्रेजी की आजकल। ये जो मम्मी वाला था ना, ये भी ऐसा ही हो जाएगा। पहले ऐसे सिंगल क्रोमैटिड वाला था, इसने भी अपनी मात्रा डबल कर दी, अंग्रेजी की एच जैसा हो गया। ये जो पापा वाला था ना, ये भी ऐसा ही हो जाएगा। पहले इतना था, फिर इसकी फोटोकॉपी हो गई, ये भी ऐसा हो गया, ये भी ऐसा हो गया। और ये जो बगल वाला है सेकंड पेयर का मम्मी वाला, ये भी पहले इतना था, लेकिन इसने अपना डुप्लीकेशन कर लिया, ये भी ऐसा हो गया, ये भी ऐसा हो गया। कुल मिला के इस तरह से इस सेल में मान लो समझाने के लिए क्रोमोसोम अभी भी 4 ही हैं, लेकिन डीएनए की मात्रा डबल हो गई। आफ्टर यस फेज ये बड़ा परिवर्तन हो जाता है। अब शुरू होगी कैरियोकाइनेसिस का काम। प्रोफेज फर्स्ट आएगी, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। इस तरह से कितनी सेल बन जाएंगी? 2। क्रोमोसोम नंबर कितना रह जाएगा? आधा आधा। फिर प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज, इससे भी 2 बनेगी और इससे भी। टोटल कितनी पैरेंट, एक पैरेंट सेल से कितनी डॉटर सेल बनेगी? 4। वही बनाने दिखा रहे, सुनते रहे ना। हम सारी फैमिली, अरे तुम टेंशन मत लो, तुम ये मत सोचो हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, हम यही पढ़ाने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, यही पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन देखो हमारी नजर, हमारी तरह देखो। अब क्या हो रहा था, सोचो हम कैरियोकाइनेसिस शुरू करने जा रहे हैं, उसकी भी पहली फेज प्रोफेज फर्स्ट शुरू करें। प्रोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, सब लोग जानते हैं। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, सब लोग जानते हैं। सेंट्रियोल अपने अपने पोल पे पहुंच गए, सब लोग जानते हैं। ये सब सेल डिवीजन में पढ़ चुके ना। अब प्रोफेज में क्या होता था, सेंट्रियोल के धागा इनकी कमर से जुड़ना शुरू कर जाते। मेटाफेज की बात आती थी। जब अगली फेज आती थी तो ध्यान करो, ये गुणसूत्र एक भूमध्य रेखा पर लेट जाते। याद आया? तो हम पहले थोड़ा वैसे ही डायग्राम बना दे बेटा, ये थोड़ा जरूरी है डायग्राम बनना, हम इतना टाइम ना खराब करते, और हम लाख सोच के आते, कसम खा के आते कि देर नहीं लगाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या है, लग ही जाती देर। जरा सोचना, अब ये गुणसूत्र पहली जोड़ी को चाहे दूसरी जोड़ी बता रहे हैं,
ऐसे भूमध्य रेखा पर लेट जाएंगे, पहली जोड़ी को चाहे दूसरी जोड़ी को, ऐसे भूमध्य रेखा पर लेट जाएंगे। अभी इनको लेटा देखा जाए, और क्या देखना जरा, ऐसे भूमध्य रेखा पर लेट जाएंगे। ये हम तुम्हें बता चुके हैं कभी सेल डिवीजन में। तो सुनो, गैमेट बनने जा रहे हैं, ये वाले तुम्हारी ये पहली जोड़ी के गुणसूत्र यहां लेट गए। बच्चा सुनो, दूसरी जोड़ी गुणसूत्र ये भी यहां लेट गए। ऐसे हम बताना ये चाहते हैं कि पापा मम्मी ताऊ ताई चाचा चाची 23 के 2300 जोड़ी लोग इस सेल की भूमध्य रेखा पर लेट जाएंगे और इनकी कमर से जोड़ दी जाएंगी रस्सियां कि अब तुम्हें हम आरी से 20 से काटने को तैयार। कितनी रो में लेटेंगे? 2। कितनी मेटाफेजिक प्लेट बनेगी? 2। पक्का? तो इस तरह से हम तुम जानते थे सेल डिवीजन की इस अवस्था को प्रोफेज कहते थे, मेटाफेज। फिर अब ज्यादा नहीं बताएंगे, इसी घाच पांच कर देंगे, ठीक, इसी अभी जुगाड़ कर देंगे। फिर मेटाफेज के बाद कौन सा आती? एनाफेज। जब एनाफेज आती थी, इन जो चिपके ना ताऊ ताई, इनके बीच में से ऐसे कैंची चल जाएगी ना, ये चिपके ना पापा मम्मी, इनके बीच में से ऐसे कैंची चल जाएगी ना, और ये ताऊ ताई पापा मम्मी अलग हो जाएंगे। मम्मी और ताई इस पोल पे पहुंच जाएंगी, पापा और ताऊ जी इस पोल पे आ जाएंगे। मेटाफेज के पास एनाफेज में आएगी, टीलोफेज में अपने अपने पोल पे पहुंच ही जाएंगे। फिर शुरू होगी प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज। तो हम ये कहते हैं कि टोटल 4 सेल बनती जरूर है, लेकिन गौर से देखो, जब एक और बता दें, डायरेक्ट तुम पता नहीं शॉर्टकट में समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, लेकिन समझने की कोशिश करना, समझ ही जाओगे। बता रहा था, अगर इसको गौर से समझना, हमने डायरेक्ट मेटाफेज सेकंड लेना, ये है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज में स्पिंडल बना, बीच में एनाफेज टीलोफेज गायब कर दी, ठीक। तो कर क्या दिया वो समझना, ऐसा हुआ होगा। अरे दैया, समझ गए? क्या समझ गए? बता रहे बहुत थोड़ा सा बताएंगे तो इतनी कठिन चीज है ना, देखना। अब ये उठ के आ जाए तब ठीक। हाँ, कोई समझ पाया हम क्या करने जा रहे हैं? क्या समझ गए? समझ गए? प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज में कैंची चली थी, ताऊ ताई अलग हो गए, पापा मम्मी अलग हो गए। एनाफेज के बाद टीलोफेज, जिसमें ये दोनों लोग इस तरफ पहुंच गए, ये दोनों लोग इस तरफ आए। टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस हुई, जिससे साइटोप्लाज्म बंटवारा हो गया, ये भविष्य की अलग सेल, ये भविष्य की अलग सेल, और फिर से इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई होगी, न्यूक्लियस गाल। अब फिर शुरू होगी अगली फेज, प्रोफेज फर्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस फिर गायब, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, फिर इनकी कमर से रस्सियां जुड़ेंगी, इनकी भी कमर जुड़ेंगी। एनाफेज सेकंड, अब की बार कैंची यहां पर चलेगी, क्रोमैटिड्स डिवाइड होगी, सेंट्रोमियर यहां पे चलेगी, यहां पे। तो ये वाली, तो हम बताना ये चाहते हैं, अब की बार ये वाली आर्म एक सेल में चली जाएगी। तो देखना जल्दी, अगली बार ऐसा हो जाएगा। अरे बहुत देर लगती है, तभी मूड खराब हो जाता पढ़ाने में, क्योंकि स्पीड बढ़ी नहीं सकती। इधर सुनना, ये वाली क्रोमैटिड आ गई, ये वाली इधर चली जाएगी, ये वाली भी इधर चलेगी, बीच कट जाएगी ना ये वाली। अरे भाई छोड़ दें, ऐसे ही बिल्कुल ये आ जाएगी, देखना। अब जब इतना बताया तो बता ही दें, और क्या, ये वाली भी आ गई, ऐसे ही यहां पर भी हो जाएगा। तो हम जो बताना चाह रहे हैं, अब इसमें तो बन नहीं पाएगा, चलना है। ये वाली है, एक ये वाली, ऐसे, और ये वाली नीचे आ जाएगी, ये वाली भी नीचे आ जाएगी। टोटल कितनी सेल बन गई?
4 इस तरह से बन जाएंगी। देखना, तो हम ये कह रहे थे कि मेटाफेज सेकंड आई, इसका एनाफेज सेकंड आती, कैंची चलती, चारों क्रोमेटिड अलग अलग जाती, टीलोफेज में सब अपने अपने टीला पे चल जाते हैं, साइटोकाइनेसिस बाद साइटोप्लाज्म बन जाता सेल वॉल में। इस तरह से 4 कोशिकाएं बन जाती है। अगर इनको सुनो तो पहले, ये है खेल, पता नहीं समझ पाएगी नहीं। मॉर्गन, सटन एंड बोबरी ने क्या देखा, यार मेंडल कहा करते हैं कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स प्रेजेंट इन पेयर। सेल के अंदर कलर्ड बॉडी अर्थात क्रोमोसोम, ये भी तो पेयर में, ये भी तो पेयर में। उन्होंने कहा था ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन वन फैक्टर सेपरेट फ्रॉम अनदर फैक्टर। तो इन्होंने कहा मेरे क्रोमोसोम भी पेयर में है, ये पहली जोड़ी की, ये दूसरी जोड़ी की, ये भी तो गैमीट फॉर्मेशन समय अलग अलग हो जाते हैं। पापा क्रोमोसोम है तो अलग चला गया, मम्मी क्रोमोसोम अलग से चला गया, ताऊ क्रोमोसोम अलग में चला गया, ताई अलग चला गया। अरे ऐसा तो नहीं, लेकिन लफड़ा ये था, मेंडल ये कहते थे देखो ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल बाई है, स्मॉल बाई। बोले जब गैमीट्स बनते थे तो ऐसा संभावित था कि कुछ गैमीट में ऐसा हो जाए, ये इसके साथ आ जाए या फिर ये इसके साथ आ जाए। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ सकता है, स्मॉल आर के साथ भी ये इसके साथ भी आ सकता है या इसके साथ भी। कुछ ऐसे गैमीट बन सकते हैं जिसमें स्मॉल आर तो कैपिटल वाई, स्मॉल आर तो स्मॉल वाई। कितने प्रकार बन रहे हैं? 4। यहां कितने प्रकार बन रहे हैं? 2। और क्या, ये एक समान है, ये एक समान। अगर इस कलर को चटक कलर, डार्क कलर माना तो उनकी भाषा में बात करें तो ऐसा लगता है ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल वाई, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट, ये मान लो रिसेसिव है, ये मान लो रिसेसिव, ये मान लो रिसेसिव है, ये मान लो रिसेसिव है। तो दो ये प्रकार बने, या तो ये वाले बने या ये वाले बने, बीच वाले तो गायब है। बोले नहीं 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 नहीं, ये तो जब ताऊ ताई पापा 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 मम्मी चाचा चाची भैया भाभी जब सब लेट रहे थे तो लेटने की पॉसिबिलिटी पर डिसाइड हुआ। बात सुनो, अगर जिस तरफ पापा लेटे उसी तरफ ताऊ लेटे, जिस तरफ मम्मी लेटी उसी तरफ ताई जी लेटी, तो ऐसा खेल हुआ। सुनना गौर से, ये तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 है जब मेटाफेज में अरेंज हो रहा है। मान लो कहीं ऐसा हो जाए, मान लो कहीं ऐसा हो जाए, हम इसी चीज को कॉपी करके दिखाई दे रहे जल्दी, कि अगर ये लोग जब इक्वेटर पर अरेंज हो रहे थे, मान लो कहीं ऐसा हो जाए कि जब ये लोग लेटे थे, गौर से देखना, थोड़ा भाई कठिन है और बनाएंगे नहीं तो हम समझा ही नहीं पाएंगे कुछ भी, या तो फिर सीधे सीधे हम वही करते हैं। इधर देखो, इन्होंने कहा ये सारा खेल जो है ये इस पर निर्भर करता है कि जब ये इक्वेटर पर 2300 जोड़ी सूत्र लेट रहे थे, ठीक, तो ये लेट रहे थे जब, तो हाँ, तो लेटे कैसे थे अभी बता रहे, समझ गए? चलो एक ही बनाए। तो बोले कि ये लेटे कैसे थे, इस पर सारा खेल डिपेंड करता है। क्या? जिधर पापा साइड में इस लोअर रो में, अब की बार इधर ताई जी, जिधर मम्मी है उस रो में ताऊ जी। बात सुन, अरे उससे महसूस करो, ये बेटा ये वाली सेल हटाए दे रहे क्योंकि हमको बार बार अरेंज करने में दिक्कत ही हो रही थी। ये वाली सेल हटा रहे, बात तो समझो, कहना क्या चाह रहे हैं, इससे मैं जो ऐसी बनी बिल्कुल वैसे ही समझो। अब सोचो यही भविष्य की 4 सेल हमको यही दिखने लगती, ये पूरी आर्म किसी एक सेल में जाएगी, ये दूसरी सेल में जाएगी, ये तीसरी सेल में जाएंगी, ये भविष्य की चौथी सेल में जाएंगी।
तो अब की बार गौर से देखो, ऐसा लगता है ये चार भुजाएं जो बनेंगी उसमें क्या समझ में आ रहा है कि जो ये बिगाड़ दे इसको। थोड़ा यहां पे थोड़ा गौर से सुनना। हम ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये बिगाड़ दे थोड़ा। मान लो ये चार सेल बनेगी भविष्य में, तो जो बात है वो समझो क्या हो रहा है। अब की बात ये है मम्मी, ये है ताऊ, यानी कि एक का रिसेसिव मगर दूसरे का डोमिनेंट। एक का रिसेसिव दूसरे का डोमिनेंट, एक का रिसेसिव दूसरे का डोमिनेंट, ये हम कहना चाहते हैं। इनको स्मॉल आर का तो इसको लगता है कैपिटल बाई कहना पड़ेगा। फिर समझो ऐसे ये भी है, एक का रिसेसिव दूसरे का डोमिनेंट, तो दो तो ऐसे बन जाएंगे। इसको गौर से देखो, पापा डोमिनेंट तो ताई जी रिसेसिव, अर्थात एक कैपिटल आर है तो दूसरा कैपिटल नहीं बल्कि स्मॉल वाई। नहीं समझ पाए? तो गिनती में दो ये बने, इनमें से कोई भी एक हटा दो, गिनती चाहे दो बने 200 क्या फर्क पड़ेगा। ये एक समान है इसके ये हटाए दे रहे, ये एक समान है इसलिए ये हटाए दे रहे, यहां पर भी ये एक समान है कोई एक हटाए दे रहे, ये एक समान है कोई एक हटा दे रहे। तो टोटल महसूस करो चार प्रकार नहीं बन रहे क्या? चार प्रकार बन रहे हैं कि नहीं? चार वेरिएशंस के चांस है कि नहीं? पॉसिबिलिटी नंबर एक की वजह से भी, पॉसिबिलिटी नंबर दो। तो हम बताना ये चाह रहे हैं, देखो ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, मेंडल के भी बनते कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इनका भी बनता है स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इस कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। नहीं समझ पाए? तो यही चीज एनसीईआरटी ने कुछ ज्यादा ही शॉर्टकट में दर्शाया। ये क्रोमोसोम ही है। पहले चार चार भुजाओं अंग्रेजी की एच जैसे थे, फिर बीच से ये अलग हुए होंगे और बीच में सेंट्रोमियर भी डिवाइड हुआ। तो प्रत्येक से भविष्य में कितनी सेल बनेगी? चार। पॉसिबिलिटी नंबर ये है, पॉसिबिलिटी नंबर ये, इधर ये जिधर रेड ग्रीन येलो रेड वहां पर उलट दिया गया। ऐसा लगता है कि ये पापा मम्मी है, ये ताऊ ताई है, तो ये पापा ये ताई होंगे ना, पलट दिया गया। इसलिए बोले टोटल चार प्रकार के गैमेट बनेंगे। क्योंकि ये एक समान है, कोई एक हटा दो, ये एक समान है, कोई एक हटा दो। तो ऐसा लगता है एक गैमेट ये हो गया, एक टाइप हो गया, दूसरा टाइप हो गया। यहां पर भी तो ऐसा ही है, ये एक समान है, कोई एक हटा दो, ये हटा दे, कोई हटा दो, तीसरा ये है, चौथा ये। यही तो मेंडल कहते थे कि चार प्रकार के गैमीट बनते हैं। क्या समझे? एक्चुअली मेंडल ये नहीं जानते थे कि कैरेक्टर को जनरेशन आफ्टर जनरेशन कौन ले जाता है। बोल कुछ सेल में कुछ होता है, उस अननोन एंटिटी को उन्होंने फैक्टर नाम कर दिया। सटन एंड बोबरी जब क्रोमोसोम का मूवमेंट अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि मेरे जो क्रोमोसोम है ये इन पे हर वो बात लागू हो रही जो मेंडल साहब खेत में बैठ के कहते थे। क्या? प्रेजेंट इन पेयर। तो बोले प्रेजेंट इन पेयर ये भी है। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन सेपरेट हो जाते हैं, क्रोमोसोम भी सेपरेट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट पेयर इंडिपेंडेंटली सेपरेट होता है, क्रोमोसोम भी है। पहली जोड़ी चाचा ताऊ का कोई लेना देना नहीं, ताऊ के साथ मम्मी जा सकती है और ताई के साथ पापा जा सकते हैं, ताऊ के साथ पापा जा सकते हैं और मम्मी के साथ ताई जा सकती है। बोले पूरा मामला इंडिपेंडेंट है। तो हम तुम्हें बताएं बहुत से लोग इसी में फंस जाते हैं, इनमें से कौन जीन है कौन क्रोमोसोम। हम कहते भाड़ जाए कुछ और नहीं। सटन बोबरी ये कहने की कोशिश करते थे कि इतनी नजदीकी मामला है कि जीन कोई और नहीं, कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं, स्वयं वही है जो हम देख रहे हैं। क्या? क्रोमोसोम। क्या है? जैसे कोई तुम पहली बार कानपुर आए, न्यू स्पीड में आए, गोंडा से तुम चले, किसी ने तुम्हें लिस्ट दे दी कि देखो 5 फीट 4 इंच होंगे, श्यामले होंगे, दाढ़ी मूछ नहीं रखते होंगे, पेट ज्यादा होगा, हाइट कम होगी, करिया होंगे, आवाज भारी होगी, नाक पे तिल होगा, समझ जाना यही है रोहित सर। नहीं, रोहित सर के लक्षण है क्या? किसके लक्षण है? तो सारे जब हम पे लागू हो रहे तो तुम ये कहो ना कि सर जो ये लक्षण लेके आए ये आप है, आप हो, बाल काले हो, बड़े हो, पेट निकला हो, नाक पे तिल हो, करिया हो,
हाथ छोटा, साइज छोटा हो। सर ये लक्षण कहो न कहो आप झूठ बोले, आप रोहित सर नहीं, आप ही गलबार सर, आप ही गलबार सर। जब सारे लक्षण एक समान है क्यों पीछे पड़े, इनमें कौन जीन कौन क्रोमोसोम। सटन गोबी कह रहे थे सारे लक्षण हमारे इन क्रोमोसोम पर लागू होते। तो आज से ये डिसाइड हो गया कि कैरेक्टर को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने वाला कोई और नहीं, स्वयं क्रोमोसोम होते। कौन होते? और इस तरह से सटन एंड बोबी ने थ्योरी दी, कौन सी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस ये कहती है लक्षणों को ले जाने कोई और नहीं, स्वयं ये। लेकिन लफड़ा था, सुनो लफड़ा ये था कि अगर एक क्रोमोसोम ही एक लक्षण को कंट्रोल करता है तो इंसान में सिर्फ 23 जोड़ी गुणसूत्र होते, सिर्फ 23 लक्षण हो सकते हैं। हमारे अंदर अनगिनत लक्षण है। दांत का होना लक्षण है, दांत का 32 होना लक्षण है, दांत का इंसिजर कैनाइन प्रकार होना लक्षण है, बाल होना लक्षण है, बाल के काले होना लक्षण है, बाल के कर्ली स्ट्रेट होना लक्षण है, उंगलियां होना, हड्डियां होना, मसल होना, सब कुछ लक्षण है। अगर एक क्रोमोसोम ही एक लक्षण को कंट्रोल करता है तो हमने तुमसे कहा यहां पर मटर में ड्रोसोफिला में सिर्फ 4 लक्षण होने चाहिए, इसमें सिर्फ 7 लक्षण होने चाहिए। तो जो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थे मॉर्गन, उनको शक हो गया ये बात सही नहीं कह रहे, इसमें कुछ लफड़ा है। एक क्रोमोसोम एक कैरेक्टर को नहीं कंट्रोल कर सकता, कंपैरेटिवली क्रोमोसोम कम है और कैरेक्टर बहुत है, तो कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला ज्यादा मात्रा में होता होगा। ऐसा तो नहीं कि क्रोमोसोम एक कैसेट के समतुल्य हो और उसका एक टुकड़ा एक जीन हो, ये दूसरा जीन हो, ये तीसरा जीन हो। ऐसा नहीं, एक क्रोमोसोम में बहुत सारे लक्षण होते हैं, वो भी आपस में जुड़े जुड़े अर्थात लिंक। चलो एक्सपेरिमेंट भी करके देखते हैं, प्रूव करके देखते हैं। नाम आया मॉर्गन का। किसका नाम? पूरा नाम कौन बताएगा? थॉमस हंट मॉर्गन। अपने साथियों के साथ इन्होंने 1910 में एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश की, वेरीफाई करने की कोशिश की कि क्या एक क्रोमोसोम ही एक मेंडेलियन फैक्टर के समतुल्य है। एक्सपेरिमेंट किया मटर ड्रोसोफिला। कई बार पूछा जाता है ड्रोसोफिला का ज्यादा अच्छा था। हाँ, ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करना अच्छा था। क्यों? अब नहीं बताया। तुम ये जानते हो कि जितनी मक्खियां होती ज्यादातर सब ऐसी थी, शरीर उनका डार्क ब्राउन होता है। अब ड्रोसोफिला जो भगवान ने पैदा की, पृथ्वी भेजी थी, उसकी आंखें लाल होती थी। जो ईश्वर जिन लक्षणों के साथ पैदा करता है वो लक्षण हमेशा जंगली लक्षण, डोमिनेंट लक्षण, वाइल्ड कैरेक्टर कहलाते थे। इन्होंने एक साथ 2 कैरेक्टर का अध्ययन करना शुरू किया और जैसे जो वाइल्ड बी थी, ड्रोसोफिला थी, उसमें आंखें लाल थी और ये थी ब्राउन। अध्ययन करना शुरू किया, 10,000 मक्खी ढूंढी तो इन्हें एक आध ऐसी मक्खी मिली जिसकी आंखों में रंग नहीं था, कलरलेस आंख। कलरलेस का तो व्हाइट कलर माना। और जिसका देखा बॉडी में भी कोई रंग नहीं था, रंग उड़ गया तो बॉडी पीली पड़ गई, अर्थात ये लोग। तो ये दोनों लक्षण ओरिजिनल नहीं थे, म्यूटेशन के फलस्वरूप पड़े। इसलिए इस मक्खी को क्या कह दिया? म्यूटेंट कह दिया। क्या कह दिया? म्यूटेंट फ्लाई कह दिया, जिसकी व्हाइट आई और क्रॉस कराया। एक बात को समझो, क्या खास वो बात हो रही थी, एक साथ 2 लक्षण पढ़ रहे थे, ऐसा लगता है मेंडल का क्या पढ़ रहे थे? डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे थे। लेकिन जरा गौर से देखो, डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते तो एफ1 में क्या आता? क्या था? आल कोई एक पेरेंटल ट्रेट आता। यहां क्या हो रहा था? दोनों ट्रेट आ रहे थे। लफड़ा तो इस बात का था कि मेंडल में जैसे ये टाल प्लांट था, ये ड्वार्फ प्लांट, इसको मम्मी बनाया, इसको पापा बनाया। अगली बार ऐसा कर दो, इसको मम्मी बना दो, इसको पापा बना दो, तो भी एफ1 में आल टाल ही आती। यहां देखा ऐसा नहीं, यहां तो गजब का खेल था। क्या देखा इन्होंने? एक तो तुम सोचो, मेंडल कहा करते थे कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको जो भी ले जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके नेचर में कोई चेंज नहीं होता। इसलिए पौधा F1 पेरेंटल जनरेशन में जितना टालता, F1 में भी उतना ही टाल होता था, F2 में भी उतना ही टालता। टालने में कोई कमी नहीं आती थी। इनकी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस स्टेबल। अगर यूनिट ऑफ स्टेबल होता तो ये म्यूटेशन कहां से हो गया? तो पहली बार म्यूटेशन का साइंटिफिक अध्ययन इन्होंने ही किया। दूसरी बात, वहां सारे चाहे पापा इसको बना दो चाहे मम्मी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहां इन्होंने क्या देखा कि पापा का लक्षण हमेशा अगली पीढ़ी की लड़की में जाता है, मम्मी का लक्षण हमेशा अगली पीढ़ी के लड़के में जाता है। इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। पापा का लक्षण हमेशा लड़की में जा रहा है। क्या पापा अर्थात मेलनेस से लक्षणों का कोई लेना देना है क्या? मम्मी के लक्षण लड़की में जा रहा है। हाँ, ऐसा कह सकते हो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की खोज इन्होंने की। खैर, और गौर से देखो, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे कि गौर से देखो तो ऐसा लग रहा है कि डाईहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस कर रहे थे।
डाइहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस कर रहे थे। यहां तो नहीं, यहां से हो जाता था, क्योंकि तुम भी जानते हो F1 रिसेसिव का जब डोमिनेंट से क्रॉस कराया जाता था वो टेस्ट क्रॉस बन जाता था। जब उन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया, नियम ये कहता था डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में 25%, 25%, 25%, 25% 4 प्रकार के बच्चे बनने चाहिए थे, 1:1:1:1:1। मेंडल की तरह अगर डाइहाइब्रिड क्लास कराते, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्लास कराते तो 25-25-25% चारों प्रकार के बच्चे बनने चाहिए। यहां क्या देखा कि कुछ बच्चे पेरेंटल टाइप के ज्यादा है। अरे 98.7% बच्चे, 100 में से 98%, 98 बच्चे और 0.7% बच्चे। 0.7% बच्चा कैसा होता है? 98.7 मतलब है कि अगर 1000 बच्चे पैदा किए जाएं तो 987 बच्चे पापा और मम्मी के शकल सूरत के। मेंडल होते तो ध्यान करो, ये राउंड और येलो सीड, ये रिंकल्ड और कलरलेस सीड, ये रिंकल्ड लेकिन कलर, ये राउंड लेकिन कलरलेस। रिकॉम्बिनेंट और पेरेंटल कॉम्बिनेंस बराबर आते हैं। 50% रिकॉम्बिनेंट्स आते, 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन आते। यहां कुछ और ही नजारा था, 98.7% बच्चे पेरेंटल कॉम्बिनेशन दर्शा रहे और मात्र इतने कितने 1000 में 13 बच्चे न्यू कॉम्बिनेशन दर्शा, जबकि बराबर कॉम्बिनेशन दर्शाना चाहिए। ऐसा क्यों हो गया? क्या एक पेरेंटल ट्रेट दूसरे पेरेंटल ट्रेट के साथ जाता है क्या सदा? भाई हमने तुमसे कहा, मान लो ये गुणसूत्र है, एक लक्षण यहां बैठा और एक लक्षण यहां बैठा, एक लक्षण यहां बैठा और एक लक्षण यहां बैठा, खोखला। तो ये ठीक है, तुम इसको और इसको उठा सकते हो, लगता कैपिटल आर कैपिटल वाई। तुम इसको और इसको उठा सकते हो, लगता कैपिटल आर स्मॉल वाई। तुम इसको और इसको उठा सकते हो, अर्थात स्मॉल आर कैपिटल वाई। तुम इसको और इसको उठा सकते हो, स्मॉल आर स्मॉल वाई। लेकिन सोचो, तब तो कॉम्बिनेशन और पेरेंटल दोनों बराबर परसेंटेज में बनना चाहिए था, लेकिन पेरेंटल कॉम्बिनेशन का ज्यादा बनना ये दर्शाता है कि ये वाला कैपिटल और ये वाला कैपिटल इनकी आपस में पूंछ जुड़ी है, आपस में जुड़े, आपस में लिंक है। ये ऐसे नहीं होते होंगे किसी सेल के अंदर, ये ऐसे होते होंगे, शायद यही बैठा ये वाला तो यही बैठा इसका डोमिनेंट, दूसरे कैरेक्टर का भी डोमिनेंट, ये बैठा पहले का फुक्का, ये बैठा दूसरे का फुक्का, दूसरे का रिसेसिव। तो जब भी गैमेट्स बनते होंगे हम इसका एक उठाते हैं, मजबूरन दूसरे का भी डोमिनेंट आ जाता है। नतीजा जिसकी आंखें डार्क है उसकी बॉडी भी डार्क है। हम इसका एक उठाते हैं, मजबूरन इसका दूसरा भी साथ में चला आता है, क्योंकि वो आपस में जुड़े हैं, लिंक्ड हैं। कैसे है? लिंक्ड। तो इसलिए देखो कि जिसकी बॉडी में कलर नहीं उसकी आंख में भी कलर नहीं, जिसकी बॉडी रंगीन है आंख भी रंगीन है। इनकी बॉडी रंगीन होना, आंख रंगीन होना, ये पेरेंटल ट्रेट थे। जिसकी आंख में रंग ना हो उसकी बॉडी में भी रंग ना हो, मम्मी का लक्षण था। पापा की बॉडी भी डार्क है, आंखें भी लाल थी, पापा का लक्षण था, पापा मम्मी पेरेंट कहते थे। तो इससे ये पता चला कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बनना इस बात का सबूत है कि जिन दो लक्षणों को पढ़ रहे हैं उनके जीन अलग अलग हैं कि आपस में जुड़े। एक कैसेट के सारे गाने अलग अलग होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, लिंक्ड होते हैं कि अनलिंक्ड होते हैं? लिंक्ड होते हैं। इसलिए हमेशा पेरेंटल कैरेक्टर वाले बच्चे ज्यादा बनने चाहिए। मान लिया चलो लिंक्ड पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा बने तो लफड़ा ये है, तो ये क्यों बने? ये बनते ही ना, ये बनते ही ना। तब इन्होंने एक नया केस खोजा था जिसका नाम था क्रॉसिंग ओवर। क्या नाम था? अभी करके दिखाई, अभी करके दिखाई। चलो अच्छा, इन्होंने सोचा कि ऐसा तो नहीं ये लफड़ा आ गया, ये कैरेक्टर खराब हो, कोई नया कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ लेते। फिर एक एक्सपेरिमेंट किया और अब की बार बॉडी पे ध्यान दिया, आंखों के रंग पे और विंग के साइज पर ध्यान। एक ऐसी मक्खी ली जिसके विंग इतने बड़े थे कि वो एब्डोमेन को पार कर जाते थे, फुल लेंथ विंग थे, लॉन्ग विंग थे। एक विंग मर गई तो उड़ भी नहीं पाती ठीक से, मिनिएचर विंग थे। तो अब की बार आई कलर के साथ साथ बॉडी कलर के बजाय विंग साइज का अध्ययन किया गया। फिर वही नाटक कि पापा के लक्षण अगली पीढ़ी की लड़की में गया और लड़की मम्मी के लक्षण अगली पीढ़ी के लड़के में गया। इनकी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिख रहा। लगता है लक्षणों का सेक्स ऑर्गन से कोई रिलेशन है, सेक्स रिलेटेड कैरेक्टर है। फिर जब F2 जनरेशन पाई
मेंडल होते तो सब कुछ 50-50% होना चाहिए था, 50% पेरेंटल, 50% न्यू कॉम्बिनेशन। यहां मामला कुछ और हो गया, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बने, नए कॉम्बिनेशन कम बने। मन में ये ख्याल आया कि जो भी दो कैरेक्टर पढ़ रहे हैं शायद वो आपस में लिंक्ड है, शायद वो लिंक्ड है, इसलिए जहां आंख कलर जाता है वहां बॉडी कलर भी जाता है, शायद वो दोनों कैरेक्टर आपस में लिंक उनके जीन, इसलिए जहां आंख का कलर नहीं जाता है वहां बॉडी कलर भी नहीं जाता, नहीं विंग साइज भी नहीं जाता। लेकिन लफड़ा ये था तो फिर केवल और केवल पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही बनने चाहिए थे। सारे बच्चे या तो मम्मी पापा जैसे होने चाहिए, पापा जैसे। पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बनना इस बात का सबूत है, 50% से ज्यादा बनना इस बात सबूत है कि दोनों एलील आपस में लिंक्ड है। लेकिन फिर न्यू कॉम्बिनेशन क्यों बनते हैं? बच्चे दो प्रकार के होते थे, कलर्ड आई, लॉन्ग विंग्स, कलरलेस आई, मिनिएचर विंग्स। लेकिन ये न्यू कॉम्बिनेशन कहां से आ गया? इस मक्खी को तो नहीं लिया था, विंग झमाझम, आंखों में रंग भी नहीं, आंखें कलर्ड, विंग्स मरगिल्ले, ये कॉम्बिनेशन कहां से आ गया? एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखते, तब उन्होंने रिसर्च की और एक नए फिनोमेना की खोज की जिसका नाम था क्रॉसिंग ओवर। क्या नाम था? जरा हमने जल्दीबाजी में तुम्हें बनाई दिखा रहे क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है। जेनेटिक्स है भाई, हम कुछ भी करें, कुछ भी पेन छुआएंगे तो थोड़ा टाइम लग ही जाएगा। सबको देखो, पहले वाले क्लास पर बेस्ड समझाया। पहले वाले में ये था आई कलर और क्या थे विंग के, हाँ इन्होंने क्रॉस किया, ठीक, आई कलर और बॉडी साइज को लेके एक्सपेरिमेंट, पहला वाला एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। ऐसा मान लो कि ये G0 फेज की सेल है, G0 फेज की सेल है, फीमेल में पढ़ा रहे हैं तो ऐसा लगता है ये oogonia सेल, इधर स्पर्मेटोगोनिया। फिर G1 S G2 में गई होगी, एस फेज से गुजरने के बाद क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया होगा। जब क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता था तो ध्यान करो ऐसा हो जाता था, क्रोमोसोम अंग्रेजी के EH के आकार का हो जाता था, ऐसा ना। ये वाला भी अगर डबल कर लेगा तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा। बात को समझो, बहुत जल्दबाजी होता है, बहुत जल्दबाजी। तो आफ्टर एस फेज ऐसे टोटल इतनी क्रोमेटिड हो जाती थी। एस फेज के बाद मेटाफेज आएगी, मेटाफेज में कैंची चलेगी, फिर प्रोफेज आएगी, फिर मेटाफेज आएगी। तो ये भविष्य की एक सेल मान लो जिसमें ये जाएगा, टोटल इतना आइटम जाएगा। ये भविष्य की दूसरी सेल मान लो, यही भविष्य की तीसरी सेल मान लो, यही भविष्य की चौथी सेल मान लो। तो इस तरह से 4 प्रकार के स्पर्म ओवा बन गए। ऐसे ही यहाँ 4 प्रकार के, ये इतने प्रकार ये बन गए, आपस में जुड़े, कोई बात नहीं, यहां तक साधारण था। फिर जब हुआ कहानी, अब समझो, जब F1 से F2 बना रहे थे तो अगर सोचो ये एस फेज से गुजरी थी, यहां पे थोड़ा सा समझना गौर से, तो ये भुजा ऐसी हो गई होगी। इसका भी जब डुप्लीकेशन हुआ होगा तो खोखले के साथ खोखला, यानी कि ये ऐसी हो गई होगी आफ्टर यस फेज। जब आफ्टर यस फेज ऐसी हुई थी, फिर प्रोफेज फर्स्ट सेकंड, मेटाफेज एनाफेज सब गुजर गई, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड सब गुजर गई। तो भविष्य की ये पूरी आर्म किसी एक सेल में जाना चाहिए था, ये पूरी दूसरी में जाना चाहिए था, ये तीसरी में जाना चाहिए, ये चौथी में, यानी कि एक रिसेसिव साथ दूसरा रिसेसिव जाना चाहिए, दूसरे में भी एक रिसेसिव साथ दूसरे रिसेसिव जाना चाहिए, तीसरे में एक डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट, यहां तो कुछ और है। तो इन्होंने कहा था, जो हम तुम्हें सेल डिवीजन पढ़ा चुके, इन्होंने ये कहा था कि देखो ये G0 की सेल है, आफ्टर यस फेज डीएनए डुप्लीकेशन हुआ, लेकिन जब प्रोफेज में ध्यान करो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटिन, पैचिटिन क्या हुआ, हमने कहा था ये जब क्रोमोसोम मिलते हैं तो बीच में चाकू चलती, तलवार चलती, एक का डीएनए काट के दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है और दूसरे का टुकड़ा काट के पहले के ऊपर। इसी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग। इसकी वजह से बोले ऐसा हुआ कि एक एक खोखले के अर्थात रिसेसिव के साथ ये कहानी आ जाती, एक के रिसेसिव साथ हमेशा दूसरे का रिसेसिव आना चाहिए था, एक के डोमिनेंट के साथ हमेशा दूसरे का डोमिनेंट आना चाहिए था। मगर ये न्यू कॉम्बिनेशन इसलिए आ जाते हैं, इनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो नहीं सकता, जहां इसका खोखला जाएगा वहां इसका खोखला जाना चाहिए था। ये दोनों स्वतंत्र हैं नहीं जो स्वतंत्र विचरण करने जाए, तो वेरिएशंस नहीं आने चाहिए थे, न्यू कॉम्बिनेशन नहीं आने चाहिए थे, बावजूद इसके न्यू कॉम्बिनेशन आ जाते। तो कारण क्या है?
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो नहीं सकता। तो बोले यहाँ वेरिएशन आने का मुख्य कारण है क्रॉसिंग ओवर। क्या है? जिसकी वजह से ये 4 टाइप बन जाते हैं। पैरेंटल टाइप तो बनते ही बनते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन भी बन जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर। और तुम ऐसे समझो, जैसे मान लो ये एक कोई जीन है, क्रोमोसोम है, एक जीन यहां पर है, एक जीन यहां पर है, एक जीन यहां पर है। अच्छा सोचो हम तलवार से काटे तो कहां पर तलवार चलने का चांस ज्यादा है? कौन से 2 जीन दूर होने का चांस ज्यादा है? ये मान लो आई कलर वाला है, ये मान लो बॉडी कलर वाला है, ये मान लो विंग्स वाला है। क्या समझे? यहाँ एक कोई बच्चा है, एक बच्चा नहीं समझ पा रहे। यहाँ एक कोई बच्चा, एक कोई बच्चा, फटाफट जल्दी, एक कोई जल्दी आ, जल्दी बात को समझो, यहाँ जल्दी जल्दी। ये हमने तो सुनो सुपर, हमने कहा था ये क्रोमोसोम है और हम दूसरा क्रोमोसोम आपस में चिपके, ठीक ना? अब हमें अपना हाथ बदल के इनको देना, इनको अपना हाथ लेना। तुमने कहा, हमने तुमसे कहा वहां से गोली चलाओ जिससे हमारा हाथ कट जाए। बात को समझना, हाँ चलाना बाद में, सुनो सोचो, पेन देना। आखिरी बात सुनो, हम जो कहना चाह रहे हैं। मान लो मेरे यहां हाथ पर लिखा है रेड आई कलर, मेरे यहां पर लिखा है डार्क बॉडी, और मेरे घुटने पे लिखा है मिनिएचर विंग। बात सुनो, यहां पर लिखा मिनिएचर विंग। इस बच्चे को लिखा है कलरलेस आई, खुक्का जीन है। इस बच्चे को लिखा है कलरलेस बॉडी, इस बच्चे के पैर लिखा है मिनिएचर विंग। सोचो अब हम चिपके हैं, बात सुनो, चिपके हैं। तुम्हें तो क्रॉसिंग ओवर कराना ही है, तलवार से अदला बदली करनी है, हमारे लोगों के पार्ट काट के बदलाव करना, एक्सचेंज करना। तुमसे कहा आंख बंद कर तलवार चला, तुमने तलवार चलाई, हो सकता तलवार यहां से गुजरी, तो क्या आई कलर का जीन बॉडी कलर का जीन जुदा हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि दोनों जीन नजदीक है। यहां से चलाओगे, एल्बो से ऊपर का पोर्शन इन्हें दे दो, इनके इना, तो यहां कॉम्बिनेशन नहीं चेंज होगा। फुलटास आंख के साथ फुलटास बॉडी का जीन जाएगा, इनका हाथ भले मेरे ऊपर आ गया, मरगिल्ली आंख के साथ मरगिल्ली बॉडी जाएगी। कोई समझा? बोलो। तो इनका हाथ भले मेरे पास आ गया, लेकिन मेरे लक्षण मम्मी जैसे रहे, शुद्ध मम्मी जैसे। मेरा हाथ पूरा इनके पास चला गया, इनकी वजह से जो औलाद पैदा होगी वो शुद्ध पापा जैसी होगी, डार्क आई विद डार्क बॉडी। कोई समझा? अच्छा अब जरा उल्टा सोचो, अब की बार सुन लो, इस बॉडी को भूल जाओ। अब की बार तुम जो लक्षण पढ़ रहे हो, एक ये आई कलर वाला है, एक वो जो घुटने पे लिखा, एंकल पे लिखा है, उसको सोचो बॉडी विंग साइज। हमने कहा बेटा तलवार से चलाओ और हमारे टुकड़े कर दो जिससे कुछ बॉडी पार्ट बदलाव कर दो। तुमने तलवार चलाई, हो सकता तलवार यहां से कट गई, तो भी ये वाला जीन इससे जुदा हो गया। तुमने तलवार चलाई, यहां से चली, तो भी ये वाला जीन उससे जुदा हो गया। तुमने तलवार चलाई, तुमने तलवार चलाई, तुमने तलवार चलाई। तो समझ पा रहे? बात महसूस करो, कहे क्या? चलो बेटा समझ पाए? समझो 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 समझो। जब जीन लिंक्ड है तो हमेशा डार्क आई डार्क बॉडी संग रहना चाहिए, इसका मतलब न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए। डार्क आई साथ कलरलेस बॉडी नहीं बनना चाहिए। कोई समझ रहा? फिर भी बन रहा है। यहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो नहीं सकता, तो वेरिएशन लाने का कोई दूसरा कारण है जिसका नाम है क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर ये बताता है कि ये जो न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं इनकी परसेंटेज जितनी ज्यादा है, इसका मतलब किसी क्रोमोसोम पर वो जीन उतनी दूर दूर रखे। क्या परसेंटेज? रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज जितनी ज्यादा है, इसका मतलब क्रोमोसोम के ऊपर दोनों जीन उतनी दूर दूर। तभी देखो ना, यहां से चाकू चलाया तो भी कॉम्बिनेशन बदल गया, यहां से चाकू चलाया कॉम्बिनेशन बदला, यहां से, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसका मतलब इन दो जीन के बाद डिस्टेंस ज्यादा है, और ये दो जीन नजदीक वाले जीन से। यहां से चाकू चलाओ तो भी ये संग रहेंगे, यहां से चाकू चलाओ तो भी ये दोनों संग रहेंगे। यहां तो अगर दो जीन्स का कॉम्बिनेशन जल्दी चेंज नहीं होता है, मतलब पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा होता है, इसका मतलब वो जीन लिंक्ड है और क्लोज रिलेटेड है। कैसे हैं? टाइटली लिंक्ड है। कैसे हैं? तो देखिए कौन बताएगा? ऐसे ही ये बताना, मॉर्गन ने दो एक्सपेरिमेंट किए। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जो नए कॉम्बिनेशन आए उनका परसेंटेज था 372 थे 1000 में से,
और पहले वाले में मात्र 13 थे। तो बताओ आई कलर बॉडी कलर, आई कलर विंग साइज, इनमें से कौन से दो जीन जो क्रोमोसोम पर पास पास थे? जैसे मान लो ड्रोसोफिला का, ऐसे उसके अंदर शरीर में टोटल मान लो 4 जोड़ी गुणसूत्र हैं। सपोज करो ये एक्स गुणसूत्र, ये एक्स गुणसूत्र है, इन्हीं पर हम बताना चाहते हैं जीन्स बैठे हैं। अब हम तुमसे कहना चाहते हैं ये आई कलर का जीन, ठीक, इसका नाम दे दिया ए। ये किसी दूसरे कैरेक्टर का जीन, इसको नाम दे दिया बी। ये किसी तीसरे का है, इसको नाम दे दिया मान लो सी। अगर ए वाला जीन आई कलर का है तो बी वाला बताओ, एक परसेंटेज देख के बताओ, ये विंग साइज का हो सकता है कि बॉडी कलर का हो सकता है? बॉडी कलर, क्योंकि आंख वाले जीन के पास में था बॉडी कलर वाला, इसलिए तलवार जब चलाते थे तो चाहे जहां चलाओ ये दोनों जुदा होने का चांस कम था, इसलिए रिकॉम्बिनेंस की परसेंटेज कम आती। और ए जीन सी जीन ज्यादा जल्दी अलग हो जाते हैं, जितने ज्यादा अलग होने के चांस होंगे उतने नए कॉम्बिनेशन बनने के चांस ज्यादा। इसका मतलब आई कलर और सी वाला जो है विंग साइज का जीन। कोई समझा? इस तरह से डिस्टेंस पता चल जाता है। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका फायदा उठाया, डिस्टेंस का फायदा उठाया। वो समझ गए कि रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज जितनी ज्यादा बने, तुम समझ जाना दो जीन्स के बीच डिस्टेंस उतनी ज्यादा। क्यों? रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज 1.3%, 73.2%, मैक्सिमम कितनी परसेंट हो सकती है? 50%। कितनी हो सकती? क्योंकि मेंडल के केस में 50% न्यू कॉम्बिनेशन बनते थे, इससे ज्यादा तो बन ही नहीं सकते। और 50% बने तो समझ जाना अनलिमिटेड। तो ये कह रहे थे कि दो जीन्स जितने दूर दूर हैं उनके बीच नए कॉम्बिनेशन बनने के चांस उतने ही ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने इसका फायदा उठाया, इस परसेंटेज का फायदा उठाया। क्या? किसी भी क्रोमोसोम पर जीन की पोजीशन पता करना है। उन्होंने तुरंत कहा कि ऐसे समझो दो जीन के बीच जो डिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन। जैसे मोल फ्रैक्शन निकालते, परसेंटेज कैसे निकाली जाए? जैसे मोल फ्रैक्शन निकालते थे कि सल्यूट मोल फ्रैक्शन बराबर होता है सल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल, और परसेंटेज निकालनी हो तो 100 का गुणा। तो इस तरह सल्यूट के मोल निकल आते थे। याद आ रहा किसी? तो अगर तुम्हें परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स निकालनी तो सीधी सी फार्मूला हो गया, नंबर ऑफ न्यू कॉम्बिनेंट्स अपॉन न्यू कॉम्बिनेंट्स प्लस पेरेंटल कॉम्बिनेंट्स, या टोटल नंबर ऑफ इनटू 100। जो भी आंसर आए उसको तुम उस आंसर को नापते हैं मॉर्गन में। किसमें नापते हैं? इनका सम्मान करने के लिए किसी भी क्रोमोसोम पर दो जीन के बीच की डिस्टेंस, वैसे हम लोग दूरियां किलोमीटर या मीटर नापते हैं, लेकिन सेंट्रोमियर से हमेशा दूरी नापी जाती है। कानपुर से लखनऊ कितना है एक निश्चित जगह से नापी जाती है। तो ये दो जीन के बीच की जो डिस्टेंस है ये किलोमीटर में नहीं बल्कि मॉर्गन में नापी जाती है। किसमें? मॉर्गन में। तो जैसे तुमसे कहा है कि दो जीन के बीच डिस्टेंस इतने, तो इस तरह से पूरे क्रोमोसोम का नक्शा बना सकते हो, मैप बना सकते हो, क्रोमोसोम मैपिंग कर सकते हो कि सेंट्रोमियर के कौन नजदीक जीन है, सेंट्रोमियर से कौन कितनी दूर है, उसके बाद कौन ना। तो इस तरह से मॉर्गन खत्म हुए, तो ज्यादा जल्दी हो गया आज। कुछ सवाल भी हैं, अब बताएंगे नहीं। एक हेडिंग है सेक्स डिटर्मिनेशन, कौन सी है? सेक्स डिटर्मिनेशन। देखें कौन बताए क्या होती है सेक्स डिसाइड करना, कि आने वाली संतान लड़का बनेगी कि लड़की, नर बनेगा कि मादा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेलनेस और फीमेलनेस इन ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। बताते हैं कि आने वाली संतान पुरुष मेल बनेगी फीमेल, नर की मादा। ये एक पहेली बनी हुई है वैज्ञानिकों के सामने। क्यों? समझ नहीं आता कौन डिसाइड करता है। ऐसे ऐसे जादू भरे एग्जाम्पल है दुनिया में। जैसे एक मोलस्क है जिसका नाम था क्रेपुडुला, पढ़ने जो थे केवल सबूत दे के तौर पर। ये समुद्र में रहता है, और अगर इस मोलस्क का अंडा समुद्र के पानी में कहीं अकेला पड़ा तो उससे जो बच्चा निकल के आता है वो हमेशा फीमेल बनता है। क्या बनता है? फीमेल। और अगर पहले से बहुत सारी मोलस्क मौजूद हो, उनके बीच में अंडा पड़ा है, तो वो आगे चल के पुरुष बन जाता है। क्या बन जाता है? मेल बन जाता है। और अकेले में पड़ा तो फीमेल बन जाता है।
याद रखने का तरीका यही है। अपने यहाँ देखो, जब लड़का पैदा होता है तो कभी उसको दादी खिलाती, कभी नानी खिलाती, कभी बुआ खिलाती, कभी मौसी खिलाती। लड़का को जमीन पर पैर रखने को मिलता है 6 साल बाद। सब लोग उसको गोद खिलाते, तुझे सूरज कहूं या चंदा मेरा नाम करेगा रोशन, खुद नहीं माची छुपा पाए अपने नाम में। और लड़की पैदा हो जाए तो लगता है सांप सूंघ गया पूरे खानदान का। बेचारी कोने में क्वाए क्वाए अकेली रोती रहती है, कोई गोद लेने वाला नहीं जी। अब पापा की परी हो चाहे पापा की जलेबी हो, बात की बात है। तो हम लोगों की बात छोड़ो, यह मोलस्क से भी लागू हुआ। अच्छा एक बता, गर्म खून किसका होता है, पुरुषों का महिलाओं का? पुरुषों का ज्यादा माना जाता है। बताते हैं क्रोकोडाइल के केस में लोग ऐसा मानते हैं कि अगर अंडा ऐसी जगह पड़ा है जहां पानी का टेम्परेचर हाई है तो उससे पुरुष क्रोकोडाइल मेल बन जाता है। और ठंडे पानी में कूल टाइप की होती महिला है। ठंडे पानी में अगर अंडा लो तो ऐसा लग रहा कि यहां आने वाली संतान का सेक्स डिसाइड कर रहा है मौसम विभाग। कौन डिसाइड कर रहा है? मौसम विभाग। सुनो 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 सुनो, अरे बोले तो बोले। फिर तुम्हें बात बताए, ऐसा माना जाता था क्योंकि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का खोज हो चुकी थी। एक वैज्ञानिक थे हैकिंग, कौन थे? ये भी किसी दूसरे जानवर में स्पर्मेटोजेनेसिस का अध्ययन कर रहे थे। इस खटमल का नाम था स्क्वैश बग। क्या नाम था? इससे जब स्पर्म बनते थे और उनसे फर्टिलाइजेशन कराते थे तो गजब का नजारा देखा कि कुछ फर्टिलाइज अंडों से मेल, अर्थात हमारे मुंह से पुरुष निकलेगा, पुरुष माने यहां आदमी नहीं, मेल, ठीक, मेल बन जाते हैं। और कुछ अंडों से महिला बन जाती है, फीमेल। बड़ा गहनता से अध्ययन किया, ऐसा क्या यार कि कुछ स्पर्म से आने वाली संतान लड़का बन जाती है, कुछ स्पर्म से आने वाली संतान लड़की बन जाती है। स्पर्म में कुछ लफड़ा है क्या? तो इन्होंने पाया कि ओवा में कोई लफड़ा नहीं था। ओवा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसी तरह स्पर्म में जब अध्ययन किया तो क्या पाया? स्पर्म ये पाया, इधर से भी जोड़ी में स्पर्म आते होंगे, क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शून्य बटे सन्नाटा। अंडे में 11 क्रोमोसोम होते हैं, कुछ स्पर्म में 11वीं जोड़ी पे क्रोमोसोम नहीं। इधर से देखा इन्होंने। इस बारे में देख बात करें तो ऐसा लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और अंडा में तो 11 होते ही थे। तो अंडा में देखा तो इन्होंने क्या देखा कि अंडे में सब कुछ सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जिस स्पर्म में उतने ही गुणसूत्र थे जितने ओवा, तो आने वाली उस जाइगोट से आने वाली संतान लड़की बन जाती। और जिस स्पर्म में ओवा की तुलना में एक जगह शून्य बटे सन्नाटा है, गुणसूत्र ही गायब है, तो उस जाइगोट से लड़का बन जाता है। बोलो, तुरंत समझ गए आने वाली संतान लड़का बनेगी या लड़की बनेगी, ये बोले मौसम विभाग डिसाइड नहीं कर सकता है। कोई कलर्ड बॉडी है, ये वो जूजू टाइप है, कलर्ड बॉडी। क्रोमा माने कलर्ड, जूजू माने जूजू। इसको कहते थे क्रोमोसोम। क्या कहते थे? तो सुनो, इन्होंने कहा यार ये कुछ है, यही एक्स फैक्टर का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाली संतान का नेचर चेंज होता है। इस अननोन एंटिटी को, इस 11वीं पोजीशन को इन्होंने एक्स बॉडी कहा था। बाद में अध्ययन से पता चला कि ये कोई और नहीं, सटन और ग्रोवरी का गुणसूत्र ही है। बाद में इसका नाम रख दिया गया था, एक्स बॉडी का नाम रख दिया गया था एक्स क्रोमोसोम। क्या नाम रख दिया? तो आज से अब ये हो गया कि आने वाली संतान का सेक्स डिसाइड करेगा मौसम विभाग की गुणसूत्र, गुणसूत्र। और फिर इन्होंने तमाम एनिमल्स का पैटर्न लिख दिया। बोले अगर आखिरी जोड़ी पर दोनों गुणसूत्र हैं झमाझम, एक्स एक्स, बग में फीमेल बन जाती थी। आखिरी जोड़ी पर एक्स एक हो और एक तरफ शून्य बटे सन्नाटा पड़ा हो, मेल बन जाता था। अच्छा, हम लोगों की फीमेल में भी क्या होता है? एक्स एक्स होता है, फीमेल बन जाएगी। हम लोगों में आखिरी जोड़ी पे एक्स बाई हो जाए तो मेल बन जाता है। ड्रोसोफिला में भी ऐसे ही होता है। वोमेन माने औरत होता है, जिसमें जेड डब्ल्यू हो वो चिड़िया क्या बनेगी? औरत। और जेड जेड हो जाए वो। अच्छा एक बात कहो, यहां फुल माइंडेड होते, हनी बी में कुछ और ही खेल है।
हनी बी में कुछ और है खेल है। डिप्लॉयड है तो क्या बनेगी? फीमेल। हैप्लॉयड है तो क्या बनेगा? मेल बन जाता है ना। एक्चुअली हुआ क्या, तो यहां पर हम ये तुम्हें ज्यादा कहानी अभी नहीं बताते क्यों ऐसा होता है। चलो हनी बी का केस एक बार देख लेते। हनी बी, बस ये बिल्कुल आखिरी है। हनी बी में एक बड़ी गजब की बात लिखी है। क्या लिखा है हनी बी में? इधर सुनो सब लोग, बहुत ही गजब की बात है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि हनी बी के केस में मेल डू नॉट हैव फादर, देयरफॉर कैन नॉट हैव सन। लिखा है फीमेल हैव ग्रैंडफादर ना, बट हैव। लिखा है कि यहां पुरुषों के पापा नहीं होते और लड़के भी पैदा नहीं होते, दादाजी होते, नाती पैदा करते, पोते पैदा करते। बड़ा कंफ्यूजन। हमने ये डायग्राम खोजा, इसको समझो। ये तो तुम समझ गए, ये है जलेबी बाई झुमकी पहने है तो महिला है ये। एक बात बेटा बस सुनो सुनो। एक्चुअली हनी बी के हाइव में, छत्ते में 3 प्रकार के मेंबर होते हैं। कौन कौन से? क्वीन माने रानी, और वर्कर्स, और द्रोणाचार्य। कौन से? क्वीन माने रानी, रानी माने साम्राज्य की मालकिन। अच्छा बताओ, रानी हाफ माइंडेड होती, फुल टास्क माइंडेड? तो हम तुम्हें बताएंगे जो रानी होती, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो बेटा। रानी जो होती है वो स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से बनती है। इधर से एक सेट गुणसूत्र का आता, इधर से आता, रानी हो जाती है, इसलिए टूयल। तो ये डिप्लॉयड होती है, नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप बनती है। तो फुलटास गुणसूत्र, फुलटास गुण होते और राज्य करती है, राज करती है, मालिकिन बन जाती है। अच्छा, ये वर्कर्स हनी बी में जो होती है, ये एन होती है, 2n होती है? ये भी 2n होती है। हम तुमसे बताते हैं कि 2 औरतें लड़ रही हो, तुम बचाने जाना, दोनों लड़ाई अपना लड़ना बंद कर देगी, चप्पल उतार के तुमसे दौड़ा लेगी। बुआ तो से किसने पड़ी थी? पीछे बाजी मारने, चल हटे यहाँ से, कलूंगा कहीं। तब तुम्हें समझ में आया कि भले ये औरत औरत की दुश्मन है, लेकिन अंदर एक है बात, ये सब आपस में एक है। तो तुम्हें पता है ये भी फुलटास है, ये भी फुलटास है। ये होते हाफ माइंडेड। कैसे होते हैं? ये द्रोणाचार्य हाफ माइंडेड। क्यों हाफ माइंडेड? हम साबित कर सकते हैं, अभी टाइम नहीं। अर्थात ये अनफर्टिलाइज्ड एग से बन जाते। कैसे बन जाते? तो देखो, अंग्रेजी हिंदी में बहुत बड़ा अंतर है। अंग्रेजी में आंटी माने पूरी दुनिया होता है, और हिंदी में चाची अलग है, बुआ अलग है। यहां ग्रैंडफादर ग्रैंडसन से नहीं समझता। हिंदी में समझो। हिंदी ये कहती है कि कोई भी पुरुष हनी बी की बात देखो, खासतौर से मेल की बात देखो, चलो इस पे उंगली रखी, क्योंकि इससे अंडे बने होंगे, तमाम अंडे बने होंगे, लेकिन हम तो बताएंगे कुछ अंडे विदाउट फर्टिलाइजेशन अपने आप ऑर्गेनिज्म बदल जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बच्चा फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। तो ये पार्थिनोजेनेसिस से पुरुष बन जाता है। इसके जन्म में सिर्फ मम्मी का रोल है, इसलिए कहा जाता है इस पुरुष के बाप नहीं होते। फिर इसमें स्पर्म बने, इधर से ओवा आया, स्पर्म ओवा मिला, फिर उल्टास कहानी बन गई, फीमेल बन गई। तो फीमेल के बाप होता है, फीमेल की मम्मी भी होती है। फिर जब ये जो लड़की है, इसके फिर लड़का पैदा हुआ, और बेटी के बेटे को हिंदी में कहते हैं नाती। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में तो ग्रैंडसन ही कहते ना। तो बोले नाती हो सकता है, या फिर कहते हैं ऐसा लगता है ये इसकी मम्मी और ये मम्मी के पापा, अर्थात ये है नाना। क्या है? तो यहां ये कहा जाता है कि हनी बी के केस में हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी सेक्स से डिसाइड करती है। मेल हमेशा हैप्लॉइड, फीमेल हमेशा डिप्लॉइड होती है। वो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनती है, और ये पार्थिनोजेनेसिस बनती है। इसलिए यहां पुरुष के कभी बाप नहीं होता है, लेकिन ग्रैंडफादर हो सकते हैं। पुरुष कभी बच्चे लड़के पैदा नहीं करता है, लेकिन नाती पोते अर्थात ग्रैंडसन, नाती अर्थात ग्रैंडसन पैदा कर सकते हैं। समझ ना? क्योंकि यहां सेक्स डिसाइड करती कौन? प्लॉइडी। कौन करती? प्लॉइडी। इस तरह से हनी बी कहानी बता चुकी। कल नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग, अगली हेडिंग वेरिएशन, लेकिन कल वायदा है, कल चैप्टर खत्म करना। कल तुम्हें पेडिग्री पढ़ाएंगे। एक्चुअली हम तो लाख सोच के आते हैं, आज इतना खत्म कराने हो नहीं पाता। अब भी आज बहुत स्पीड में दिया, क्या करें, टाइम लगता ही है। जेनेटिक्स है कुछ तो बताएंगे। कल जो है हम लोग म्यूटेशन पढ़ेंगे, बहुत सुंदर सा,
और कल तुम्हें पढ़ाएंगे ह्यूमन जेनेटिक्स, और उसी में आएगा पेडिग्री एनालिसिस कि कैसे होता है पेडिग्री, कल पढ़ाएंगे।